अच्छा बच्चों, कॉस्ट अकाउंटिंग में हमने सिलेबस देखा, सबसे पहले देखना है कि सिलेबस में क्या क्या चीज़ शामिल है। सबसे पहले बच्चों इन्वेंट्री वैल्यूएशन, ये आपने PRC 4 में पढ़ा हुआ टॉपिक। ये बात समझ आ रही? इन्वेंट्री फाइफो, वेटेड एवरेज, लोअर ऑफ कॉस्ट NRV, फिनिश गुड इन्वेंट्री, रॉ मटेरियल की इन्वेंट्री और वर्क इन प्रोसेस की इन्वेंट्री। ये सारी बातें पढ़ी हुई है कि नहीं पढ़ी हुई? मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट भी आपने पढ़ा हुआ है PRC 4 में। तो ये उसी टॉपिक को लेके, उसी कंसेप्ट को लेके ये चैप्टर बना हुआ है। ये इसमें कोई नई बात नहीं है, ये सारा वही है, PRC 4 वाला चैप्टर है। तो ये बहुत आसान है। इन्वेंट्री मैनेजमेंट अच्छा टॉपिक है, जिसमें डिसीजन मेकिंग शामिल है। इन्वेंट्री मैनेजमेंट का अच्छा जो मेन कंसेप्ट है ना, वो आपने याद रखना है कि हाउ टू सेव कॉस्ट फ्रॉम इन्वेंट्री। देखो कॉमन सेंस है। पूरे साल की आपकी फर्ज करें जी, इन्वेंट्री की डिमांड है 1 लाख यूनिट। कितनी डिमांड है? 1 लाख यूनिट आपको चाहिए प्रोडक्शन करने के लिए और चीजें बेचने के लिए। अब उसके कई तरीके 1 लाख यूनिट के। मतलब एक तो यह है कि 1 जनवरी को सारा माल मंगवा लें। 1 जनवरी को सारा माल मंगवा लें, फायदा क्या होगा? सस्ता मिलेगा। लेकिन वो 1 लाख यूनिट को स्टोर करने के लिए आपको गोदाम चाहिए होगा फिर किराए पे। पॉइंट समझ आ रहा है? आप 1 लाख यूनिट को अपनी फैक्ट्री में रखोगे तो प्रोडक्शन कहाँ पे करोगे? वहां से सस्ता पड़ गया, सप्लायर से आपको माल सस्ता पड़ गया, उसने डिस्काउंट दे दिया, इतना ज्यादा आप ऑर्डर बाई कर रहे हो। लेकिन वो फिर आप पूरा साल रखोगे गोदाम पे, तो गोदाम का रेंट पे करना पड़ेगा, नंबर 1। तो 1 लाख यूनिट पूरा साल पड़े पड़े खराब हो सकते हैं। एक्सपायरी का मसला है। खराब ना भी हुए तो चोरी हो सकती है। चोरी से बचाने के लिए इंश्योरेंस करानी पड़ेगी, सिक्योरिटी गार्ड रखना पड़ेगा, कैमरे लगाने पड़ेंगे। अच्छा चोरी नहीं भी हुए, चोरी से बचत कर लिया आपने, डैमेज हो सकती है। मतलब यूनिट्स के ऊपर यूनिट, यूनिट के ऊपर यूनिट, यूनिट के ऊपर यूनिट आपने रखे हुए, लेयर्स बनाई हुई हैं। तो सबसे नीचे वाला यूनिट तो फंस गए। वो बात समझ आ रही कि नहीं आ रही? और इतना बड़ा इन्वेंट्री मैनेजमेंट, इतना बड़ा आपका जो है, जो पहाड़ बना दिया इन्वेंट्री का। वहां से कोई यूनिट निकालने हैं, कोई इंप्लॉय निकालने के लिए, यूनिट निकालने के लिए गया, एम्प्लॉय डैमेज, वो उल्टा आपके ऊपर केस कर दे, भाईजान मेरी बांह टूट गई। पॉइंट समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा? एक तरह से तो आपको फायदा हो जाएगा, लेकिन दूसरी तरफ आपको क्या हो जाएगा? नुकसान भी हो सकता है। तो लिहाजा फिर आपने सोचना है कि भाई हमें अप्रोप्रिएट कौन सा मॉडल फॉलो कर। ठीक हो गया? जैसे आप एग्जांपल हैं दराज वाले, दराज वालों की कोई इन्वेंट्री नहीं है। कोई है इन्वेंट्री उनकी? कोई इन्वेंट्री नहीं है। क्यों? दराज वालों ने सिर्फ सेलर और बायर को एक जगह पे इकट्ठा कर दिया। बेचने वालों की अपनी इन्वेंट्री का मसला है, दराज वालों की कोई जिम्मेदारी नहीं है। बेचने वालों की इन्वेंट्री उनके घरों में पड़ी है। खरीदने वालों ने जाके वेबसाइट पे एक चीज देखी है, उसने ऑर्डर कर दिया, वो दराज वालों ने ऑर्डर आगे पहुंचा दिया। अब अगलों का काम है कि वो अपने गोदाम से माल उठाएं, दराज के शो उधर भेजें, फैक्ट्री में या जो भी उनका ऑफिस है वहां पे वो अपनी पैकिंग करेंगे, दराज का ठप्पा लगाएंगे और आगे भेजेंगे। तो दराज वालों की अपनी इन्वेंट्री नहीं है, ऊपर वालों की अपनी कोई गाड़ी नहीं है, करीम वालों की अपनी कोई गाड़ी नहीं है। जिसने सफर करना है वो अप्लाई करेगा करीम की वेबसाइट पे जाके, एप्लीकेशन में जाके, और जिसने लेके जाना है वो अपनी गाड़ी लेके आएगा और सफर पे रवाना हो जाएगा, और पैसे कमाएंगे, करीम वाला भी कमाएंगे और गाड़ी वाला भी कमाएंगे। इन्वेंट्री को मैनेज करना एक बहुत बड़ी जो है मैनेजमेंट है। इन्वेंट्री मैनेज करना इतना आसान नहीं है। तो लोग रिस्क नहीं लेते इन्वेंट्री को मैनेज करने। फॉर एग्जाम्पल, फर्ज करें एक बंदा है, उसका डेयरी फार्म है। तो डेयरी फार्म है, वहां से वो दूध निकाल के बेचता है। और दूध की लाइफ मैक्सिमम कितने घंटे हो सकती है? उसकी एक्सपायरी सबसे कम है, ऐसी है ना? सबसे कम टाइम है उसका एक्सपायरी का। तो अगर वो 2 दिनों में सेल ना हुआ तो वो खराब है। और 2 दिनों तक भी उसको रखने के लिए खास टेम्परेचर चाहिए होगा, आपको बड़े बड़े AC लगाने पड़े होंगे। और अगर आप वो डिमांड जो है कम है, सप्लाई ज्यादा है, तो दूध खराब हो गया। तो उसमें बहुत बड़ा रिस्क है। इन्वेंट्री मैनेज करना पूरे का पूरा क्या है, एक पूरी साइंस है। पॉइंट समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा? इन्वेंट्री मैनेज करना पूरे का पूरा एक अलग से सब्जेक्ट है। लेकिन कॉस्ट अकाउंटिंग के अंदर हम सिर्फ उसका एक क्या करने जा रहे हैं, चैप्टर पढ़े कि बहुत ज्यादा इन्वेंट्री बाय कर लेनी चाहिए या बहुत कम इन्वेंट्री बाय करनी चाहिए। एक टॉपिक है जस्ट इन टाइम इन्वेंट्री।
जस्ट इन टाइम का कंसेप्ट वही है जो दराज वाला है, क्या अपनी इन्वेंट्री कोई ना रखो, जैसे ही ऑर्डर आए उसी वक्त इन्वेंट्री अरेंज करो। अपना इन्वेंट्री का रिस्क लेना ही क्यों है? नहीं बात हो जाएगी, खास तौर पे कराची जैसे शहर में किसी को पता चली थी मोबाइलों का गोदाम है यहाँ पे, तो 24 घंटे निकल पाएंगे? यार क्या आपने एक एक मोबाइल किसी से खींचना है, पूरा गोदाम लूटते हैं, है ना? शाबाश शाबाश। ठीक है जी। तो लिहाजा इन्वेंट्री को अपने पास रखना एक बहुत बड़ा क्या है, रिस्क है। मतलब गोल्ड की इन्वेंट्री आप अपने घर में रखें तो अपने रिश्तेदारों पे शक होता है। तो लोग अपने घर में गोल्ड नहीं रखते, वो भी जाके बैंक में रखवाते हैं। ठीक हो गया जी। तो ये बहुत बड़ा एक रिस्क होता है इन्वेंट्री को मैनेज कर। अच्छा जी, उसके बाद है जी ओवरहेड्स। ओवरहेड्स भी आपने पढ़े हुए हैं, मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट आपने पढ़ा हुआ ना पीआरसी में, तो उसमें आपने ओवरहेड्स भी पढ़े हुए हैं। दो तरह के होते हैं, एक वेरिएबल होते हैं और एक फिक्स होते हैं। वेरिएबल ये बिजली होगी, फिर बिजली होगी, कोई लेबर की सैलरी हो गई जो इंटरेक्ट लेबर है, ठीक हो गया। और फिक्स कौन कौन से हैं, रेंट हो गया, डेप्रिसिएशन होगी, रिपेयर एंड मेंटेनेंस होगी, इस तरह के जो खर्चे हैं जो फिक्स है होने ही होने। तो ओवरहेड की डिटेल हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे, आसान टॉपिक है, इतना मुश्किल नहीं है। एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग, ये भी ओवरहेड से मिलता जुलता ही टॉपिक है कि भाई जो काम जिस चीज को बनाने में लग रहा है उसका खर्चा सिर्फ उसी चीज को जाना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, इस क्लास में दिन में 12 घंटे क्लास होती है, 8 घंटे एसीसी की क्लास होती है और 4 घंटे सीए की क्लास होती है। तो इसका मतलब है 8 घंटे का बिजली का बिल किसको चार्ज होना चाहिए, एसीसीए को, और 4 घंटे का बिल किसको चार्ज होना चाहिए, सीए को। तो फिर साल के एंड में बैठ के देखेंगे एसीसीए में कितना कमाया और सीए में कितना कमाया। लेकिन अगर हम आधा आधा बिल दोनों में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं तो ये तो ज्यादा है ना, नहीं बात समझेगी? ठीक है ना? तो ये एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग का मतलब यह है कि जो एक्टिविटी ज्यादा हुई है उसका खर्चा भी ज्यादा होगा, जो एक्टिविटी कम हुई है उसका खर्चा भी कम होगा। ये है एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग। हल्का फुल्का कंसेप्ट समझ आ गया? बाकी तो चैप्टर हम डिटेल में पढ़ेंगे तो उस वक्त देखेंगे। ओवरऑल मैं आपको सिर्फ सिलेबस समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि सिलेबस में चैप्टर हैं कौन कौन से। उसके बाद लेबर कॉस्टिंग है डेफिनेटली। यार अगर आप मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं, एक मजदूर है उसने आलू से चिप्स बनाई है, रॉ मटेरियल लिया होगा, उसको साफ किया होगा, उसको छिलका उतारा होगा, उसकी कटिंग की होगी, उसको फ्राई किया होगा, फिर उसको ड्राई किया होगा, फिर उसको पैक किया होगा तो लेस का पैकेट बना होगा। उसमें जहां जहां पे जिस इस प्रोसेस में लेबर इन्वॉल्व है उस लेबर को आपने पेमेंट करनी है। तो पेमेंट आपने घंटों के हिसाब से करनी है, आउटपुट के हिसाब से करनी है, या उसके साथ ऑलरेडी आपने रेट तय किया हुआ था कि भाई हमें काम चाहिए, काम करोगे तो पैसे मिल जाएंगे, चाहे 4 घंटे में करो चाहे 10 घंटे में करो, हमें उससे लेना देना नहीं। या कमीशन बेस आपने उसका काम रखा हुआ, जो भी आपने सैलरी का उसके साथ पैकेज डिसाइड किया है, वो सारे हमने सिस्टम यहाँ पे डिस्कस करें। ठीक है ना? एक तो लेबर का रेट ये होता है कि 8 घंटे काम करना है जी, वो आया सुबह से लेकर शाम तक बैठा लूडो खेलता रहा मोबाइल पे बैठ के, बिजली कोई नहीं थी, काम कोई नहीं किया, और शाम को जाते हुए 8 घंटे के पैसे लेके जाएगा। क्योंकि हमारा उसके साथ रेट क्या तय हुआ था, 8 घंटों के हिसाब से। लेकिन अगर हम उसके साथ रेट तय करेंगे भाई जितने यूनिट बनाओगे ना उतने पैसे देंगे, और वो बंदा अक्लमंद हुआ तो वो 8 घंटों का काम 5 घंटों में करके 5 घंटे के बाद घर। नहीं बात समझ आ रही? वो कहेगा भाई मैंने आपने कहा था 8 घंटों में 8 यूनिट बनाने हैं, मैंने 8 यूनिट 5 घंटों में बना दिए, अब मैं बाकी 3 घंटे यहाँ पे क्यों बैठूं? हम कहेंगे ठीक है यार हमारा काम पूरा हो गया, तेरा भी पूरा हो गया, तू भी खुश हम भी खुश। तो हम उसको पेमेंट किसके हिसाब से करेंगे, घंटों के हिसाब से पेमेंट नहीं होगी, यूनिट्स के हिसाब से। पॉइंट समझ आ गया? तो लेबर कॉस्टिंग, उसमें हमने इस तरह के मुख्तलिफ किस्म के पेमेंट मेथड डिसाइड करने हैं कि किस इंडस्ट्री में कौन सा पेमेंट मेथड जो है वो ज्यादा बेहतर। अगला पॉइंट, कॉस्ट फ्लो इन प्रोडक्शन। मतलब ये भी आपने थोड़ा बहुत पढ़ा होगा मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट में कि रॉ मटेरियल कॉस्ट, सबसे पहले रॉ मटेरियल का गोदाम होता है, उसमें सामान पड़ा होता है, वहां से वो प्रोडक्शन हाल में इश्यू होता है, प्रोडक्शन हाल पे लेबर लगता है, बिजली लगती है, चीजें तैयार होती हैं, फिर वो माल उठा के हम फिनिश गुड स्टोर में भेज देते हैं, फिर फिनिश गुड स्टोर से जब ऑर्डर आता है तो उसको हम ट्रकों में लाद के मुल्तान भेज देते हैं कस्टमर के पास। तो ये कॉस्ट रॉ मटेरियल स्टोर से चली और चलते 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 कस्टमर के घर तक पहुंच गई। ये कॉस्ट फ्लो, कि कहाँ से कॉस्ट कहाँ की तरफ जा रही है। पॉइंट समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा? अच्छा जी, उसके बाद है जॉब एंड सर्विस कॉस्टिंग। जॉब एंड सर्विस कॉस्टिंग कंसेप्ट ये है कि जिस तरह से एक तरखान है, ठीक है जी, लकड़ी का काम करता है,
अब वो लकड़ी का काम करता है तो क्या हर एक चीज का मतलब वो जो फर्नीचर है वो एडवांस में बना के बैठा होगा? नहीं। 90% कस्टमर जो जाते हैं फर्नीचर परचेज करने के लिए, वो अपने डिजायर के हिसाब से देखते हैं। मतलब फर्ज करिए शादी है किसी के घर में, तो उसने अपना क्या करना है, सामान परचेज करना है, तो अपने घर के जो है डिजाइन के हिसाब से, अपने घर की रिक्वायरमेंट के हिसाब से वो फर्नीचर बाय करेगा। यार मुझे इस तरह का सोफा चाहिए, मुझे इस तरह का बेड चाहिए, मुझे इस तरह का शीशा चाहिए, वगैरह वगैरह। तो 90% जो लकड़ी का काम करने वाले लोग होते हैं ना, वो लोगों की रिक्वेस्ट के हिसाब से चीजें तैयार करते हैं। नहीं समझ आ रही? वो स्पेसिफाई करता है कस्टमर के क्या चाहिए, तो अगला बंदा काम करके देता है। लेकिन 90% इंडस्ट्री में चीजें ऑलरेडी तैयार होती हैं और कस्टमर ने बाई करनी होती है, कस्टमर का अपना इनपुट नहीं होता। कौन समझ रहा है? मतलब आपने बिस्किट परचेज करना है, आपका अपना इनपुट है, यार चीनी थोड़ी सी ज्यादा करी, कोई इनपुट नहीं है। मोबाइल में आपका इनपुट है, कोई इनपुट नहीं, ऑलरेडी बना पड़ा, उनमें से आप एक चूज कर। पॉइंट समझ आ रहा है कि नहीं यार? तो बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो तैयार है और कस्टमर ने जाके लेनी है बस। और बहुत सारी इंडस्ट्री ऐसी है जहां पे आपने अपने हिसाब से क्या करना होता है, ऑर्डर दे के चीजें तैयार करवानी होती है। पॉइंट समझ आएगा कि नहीं आया? ठीक हो गया जी? तो जॉब एंड सर्विस, जॉब ऑर्डर कॉस्टिंग समझ आ गया जी। अब सर्विस कॉस्टिंग भी ऐसी ही है। मतलब जिस तरह से हॉस्पिटल हैं, हॉस्पिटल में डॉक्टर ऑपरेशन करेगा, लेकिन जो मसला होगा उसी का ऑपरेशन करेगा ना। और मसला जिस लेवल का संगीन है उसके हिसाब से ऑपरेशन करेगा। तो जिस बंदे का ऑपरेशन होना है वो कस्टमर है, क्योंकि पैसे तो उसने देने हैं। और जिसने ऑपरेशन करना है वो सर्विस प्रोवाइड कर रहा है, वो शापर में आपको गुर्दा डाल के नहीं देगा। डॉक्टर क्या कर रहा है? सर्विस प्रोवाइड कर रहा है। तो सर्विस कॉस्टिंग में देखना है उस बंदे ने कि जनाब मैंने जो सर्विस प्रोवाइड की है वो कितनी ज्यादा मुश्किल सर्विस थी जो मैंने प्रोवाइड की। नहीं बात समझी? मतलब एक बंदे का गोडा टूट गया, ओके, गोडे का ऑपरेशन होगा, आधा घंटा लगा। डॉक्टर ने कहा भाईजान 4 लाख। वो गया कि गल हुई, वो मैंने तो दिल का ऑपरेशन करवाया था, उसमें 8 घंटे लगे थे, उन्होंने 4 लाख रुपए लिया। तो आधा घंटा लाया थे, 4 लाख रुपए, तेरा तो टोटल बनता 50,000। ऐसे बात है नहीं होगी। नहीं बात समझ लगी? वो ब्रेन सर्जन है, उसने ब्रेन की सर्जरी की, 15 मिनट लगे। उन्होंने कहा भाईजान 1 करोड़ रुपया साइड पे कर दे। यार तेरे टोटल 15,000 बंदा है, तू 1 करोड़ मंगन है। उन्होंने कहा भाईजान एक नाड़ में सदे खबे करा तो तू टपेगा थे। मतलब ब्रेन सर्जन की लेवल ऑफ जो सर्विस है वो किसी और से कंपेयर नहीं हो सकती, सीधी सी बात। गोडा नाम ही है, पूरी जिंदगी लड़का लगड़ा लगड़ा के टोर लागे, कोई मसला नहीं, ख्याल है जो दिमाग ही ना आए थे। बात समझ आ रही कि नहीं आ रही? आप सब माशाल्लाह किसी जमाने में ब्रेन सर्जन बनने की कोशिशें कर रहे हैं, तो आपको तो पता होगा कि ब्रेन सर्जन क्या बुला है। ठीक हो गया? तो पॉइंट ये है कि वहां पे आपने जो सर्विस देनी है ना, वो सर्विस टाइम के हिसाब से काउंट नहीं होगी। क्यों होगी? टाइम के हिसाब से काउंट नहीं होगी, वो स्किल सेट के हिसाब से काउंट होगी। तो वो सर्विस कॉस्टिंग। हॉस्पिटल में भी कॉस्टिंग होती है, तो कॉस्टिंग के मेथड वहां पे हमने फिर देखने कौन कौन से हो सकते। यहाँ तक की बात सुन लगी? प्रोसेस कॉस्टिंग, बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो मुख्तलिफ किस्म के प्रोसेस में तैयार होती हैं। जैसे पेंट है, पेंट इंडस्ट्री है, उसमें पहले सबसे पहले केमिकल के खास टेम्परेचर पे एक केमिकल को तैयार किया जाता है, दूसरे को दूसरे एक टेम्परेचर पे तैयार किया जाता है, उसका एक खास केमिकल रिएक्शन होता है, केमिस्ट्री में आपने पढ़े होंगे। ठीक हो गया? फिर उन दोनों केमिकल को मिलाया जाता है, एक नया रंग क्रिएट किया जाता है। फिर उसको स्टेबलाइज करने के लिए उसमें मजीद कुछ इंग्रेडिएंट डाले जाते हैं कि यार ये पेंट इतने साल तक चल जाए, वगैरह वगैरह। तो ये पेंट अल्टीमेटली जो लोग यूज करते हैं वो 2 3 4 प्रोसेस में से गुजरता है तो जाके तैयार होता है। या हम गाड़ी की बात करते हैं, गाड़ी में सबसे पहले कटिंग होगी लोहे की, फिर जो उसका जो इंजन होगा वो किसी और डिपार्टमेंट में तैयार हो रहा होगा। ठीक हो गया? फिर वो जो लोहे के पीस आते हैं उनकी डिजाइनिंग होगी, फिर वो असेंबल होंगे, फिर उसमें इंजन लगेगा, फिर एंड पे जाके पेंटिंग होगी। तो एक गाड़ी तैयार होने में कई प्रोसेस से गुजरती है। तो ये बात समझ आ रही कि नहीं आ रही? तो वो जो प्रोसेसेस हैं वो हमने यहाँ पे पढ़ने। प्रोसेस कॉस्टिंग सबसे ज्यादा आने वाला टॉपिक जो है वो प्रोसेस कॉस्टिंग है। और 20 के नंबर का सवाल आता है हर टाइम में। कितने नंबर का सवाल आता है? 20 नंबर में। जॉइंट एंड बाई प्रोडक्ट कॉस्टिंग। जॉइंट एंड बाई प्रोडक्ट
कॉस्टिंग का कंसेप्ट ये है कि पहले आपके पास जो एक मटेरियल आता है ना, उस मटेरियल को जब आप प्रोसेस करते हैं ना, तो उससे दो तीन मटेरियल निकलते हैं। जैसे क्रूड ऑयल है, जमीन से आपने ऑयल निकाला, सऊदीया में जो ऑयल निकला वो क्या है? क्रूड ऑयल। उस ऑयल को प्रोसेस करते हैं, वहां से हाई ऑक्टेन भी निकलती है, पेट्रोल भी निकलता है, मिट्टी का तेल भी वहीं से निकलता है, और ग्रीस भी वहीं से निकलती है। तो एक इनपुट से चार आउटपुट निकले। डीजल भी वहीं से निकलता है, ठीक है जी। तो क्या क्या, क्रूड ऑयल इनपुट एक है आपका, और आउटपुट कितने हैं? पेट्रोल, हाई ऑक्टेन, डीजल, मिट्टी का तेल और ग्रीस। अच्छा, जो ग्रीस है वो सबसे सस्ती होती है, बाकी सारे तो महंगे होते हैं, लेकिन ग्रीस सबसे सस्ती होती है। तो यहां तक की बात लगी। अब ग्रीस जो है ना, वो निकालना मकसद किसी का भी नहीं है, लेकिन वो निकल आती है। तो वो फिर क्या है? बाय प्रोडक्ट। वो निकालना मकसद है नहीं, लेकिन निकल आती है। वो बात समझ आ रही है? ये जो ये गन्ने का रेडियां लगा के खड़े होते हैं, ये क्या बेच रहे होते हैं? जूस। उनका मेन मकसद गन्ने की रू है बेचना। लेकिन वो जो गन्ना जो जिसमें से जूस निकाल लेते हैं, वो साइड पर रख देते हैं। वो अलहदा बेचते हैं कहीं जाके। तो कौन समझा रहा है? वो बेचना उनका मकसद है, वो बेचना उनका मकसद नहीं है, लेकिन वो बेच के भी पैसे कमाए जा सकते हैं। पॉइंट समझ आ गया कि नहीं आ गया? ठीक है। तो बच्चों, ज्वाइंट एंड बाय प्रोडक्ट का कंसेप्ट समझ आ गया। वो जो मेन प्रोडक्ट हैं जिनको बना के बेचना मकसद था, वो ज्वाइंट प्रोडक्ट है। लेकिन एक ऐसा प्रोडक्ट निकल आए, चाहे वो सस्ता है, बेचना उसका मकसद नहीं था, निकालना भी मकसद नहीं था, लेकिन निकल आया है, तो उसको भी बेचकर कुछ ना कुछ तो पैसे मिल ही जाएंगे। कबाड़िए को बेच देंगे, वहां से कुछ ना कुछ पैसे मिल जाएंगे, तो वो भी क्या बन जाएगा? बाय प्रोडक्ट। ये टॉपिक भी समझ आ गया बच्चों? फिर उसके बाद है जी मार्जिनल एंड अब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग। देखें, आपने ये दोनों कॉस्टिंग पढ़ी हुई है ऑलरेडी। आपने अकाउंटिंग में जरा इनकम स्टेटमेंट दिमाग में लेके आए। सेल माइनस कॉस्ट ऑफ सेल इज इक्वल टू ग्रॉस प्रॉफिट माइनस एडमिन एक्सपेंस, सेलिंग एक्सपेंस, मार्केटिंग एक्सपेंस इज इक्वल टू नेट प्रॉफिट। ठीक हो गया? ये जो आपने इनकम स्टेटमेंट बनाई है ना, इसको कहते हैं, दिस इज मेड ऑन द बेसिस ऑफ अब्जॉर्प्शन कॉस्ट। किस बेसिस पे मेंटेन की गई है? अब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग के बेसिस पे। मार्जिनल कॉस्टिंग आपने पढ़ी हुई ब्रेक इवन के टॉपिक में। किस टॉपिक में? ब्रेक इवन के टॉपिक में। आप जरा याद करो, सेल माइनस वेरिएबल कॉस्ट इज इक्वल टू कंट्रीब्यूशन। याद करो, याद करो, याद करो, याद है कुछ कुछ? उसमें से फिक्स कॉस्ट माइनस करते थे तो नेट प्रॉफिट आता। जो ब्रेक इवन का टॉपिक आपने पढ़ा ना क्यूएम में, कंट्रीब्यूशन तो याद होगा ना आपको? सेल माइनस वेरिएबल कॉस्ट इज इक्वल टू कंट्रीब्यूशन। तो वहां पे ग्रॉस प्रॉफिट नहीं निकलता, वहां पे क्या निकलता है? कंट्रीब्यूशन। सेल में से वेरिएबल खर्चे निकाले, कंट्रीब्यूशन आया, फिर फिक्स वाले खर्चे निकाले तो प्रॉफिट आ गया। तो ये वाला जो तरीका है, इसको क्या कहते हैं? मार्जिनल कॉस्टिंग। हम इनकम स्टेटमेंट को पढ़ेंगे दो तरीकों से। कौन कौन सा? एक मार्जिनल कॉस्टिंग वाला तरीका और एक अब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग वाला तरीका। और अब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग वाला तरीका आप हमेशा से पढ़ते आ रहे हैं, इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग में भी पढ़ा हुआ है और FR1 में भी पढ़ा हुआ है, तो उसमें कोई नई रॉकेट साइंस नहीं है। मार्जिनल कॉस्टिंग वाला भी पढ़ा हुआ है, लेकिन वो बहुत कम पढ़ा हुआ है, उसकी थोड़ी सी प्रैक्टिस हमें ज्यादा करनी पड़ेगी। स्टैंडर्ड कॉस्टिंग। स्टैंडर्ड कॉस्टिंग का कंसेप्ट ये है कि आप कोई काम शुरू करने से पहले एक स्टैंडर्ड सेट कर लेते हैं। जैसे बिजली का एक यूनिट है जनाब 50 रुपए का, ये आपको एडवांस में पता है। अब आपने अगर 100 यूनिट यूज किए हैं, तो आप घर में बैठ के खुद भी कैलकुलेशन कर सकते हैं कि बिजली का बिल कितना आएगा। पॉइंट समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा? एक यूनिट 50 रुपए का एवरेज, आप 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, आपके पास बिजली का बिल की अमाउंट आ जाएगी। अब बिजली का बिल एक्चुअल में ज्यादा भी आ सकता है और कम भी आ सकता है। एक्चुअल में अगर ज्यादा आया तो आपने कहा यार इसमें तो फलां फलां टैक्स भी उन्होंने लगा दिया, वो मैंने शामिल नहीं किया। और कम इसलिए आ सकता है कि आपको लगेगा कि यार वो मैंने पिछले महीने ना ज्यादा बिल पे कर दिया था, उसकी वजह से क्या हुआ, थोड़ी सी मुझे डिडक्शन हो गई। समझ आ गई कि नहीं आ गई? तो स्टैंडर्ड कॉस्टिंग ये कहती है कि आप पहले क्या करो, एक चीज का स्टैंडर्ड सेट कर लो। उससे फायदा ये होगा कि बाद में जब एक्चुअल में खर्चे आएंगे ना, उसको कंपेयर करके आप देख सकते हो कि यार मैंने जो सोचा था उससे ज्यादा खर्चा आया है या कम खर्चा आया है। अगर जो सोचा था उससे ज्यादा खर्चा आया है, तो दुख होगा कि खुशी? दुख होगा।
अगर जो सोचा था उससे कम खर्चा आया है, खुशी हो। तो स्टैंडर्ड कॉस्टिंग का कंसेप्ट ये है क्या, कि आप पहले अपने हिसाब से सोचो खर्चा कितना आएगा, फिर जो एक्चुअल आएगा उसके साथ क्या करो, कंपेयर करो। सम टाइम इसका एक फायदा ये भी होता है कि आप फिर बाद में एम्प्लॉयज को खींचते हो कि भाईजान हमारे हिसाब से इतना खर्चा आना चाहिए था, तुमने इतना खर्चा कैसे लेके आए। उससे एम्प्लॉयज पकड़े भी जाते हैं और वो सीधे भी हो जाते हैं। एम्प्लॉयज को भी पता लगे था कि हमारा मालिक अन्ना नहीं है। ओ, मैंने तो मालिक बनने के चक्कर से सोचा नहीं ऐसी कुछ ना कुछ। सोच बड़ी रखनी चाहिए, सेकंड फ्लोर पे जाके बैठ, बड़ी सोच आएगी। और बात समझ आ गई कि नहीं आ गई। तो मालिक को पता होना चाहिए भाईजान मैंने ये चीज बनाई है तो इसमें खर्चा कितना आना चाहिए, इतना। ये इतना क्यों बता रहा है, उससे पूछो भैया ऐसा कैसे आया, वो बताएगा फिर। तो वहां से दो चीजें निकलेंगी। एक तो ये कि एम्प्लॉय दो नंबरी कर रहा था, पकड़ा गया। दूसरा ये, एम्प्लॉय बिल्कुल सच बोल रहा था। तो आपको फील होगा कि आपने स्टैंडर्ड अपने जो थे ना वो पुराने यूज किए थे, अब आपको नए स्टैंडर्ड यूज करने पड़ेंगे। क्यों, क्योंकि आपने सोचा था बिजली का यूनिट 50 रुपए का है, अब इस महीने 60 रुपए का हो गया। तो इसका मतलब है आप अपने स्टैंडर्ड को क्या करेंगे, रिवाइज करेंगे। नंबर टू, इंप्लॉयज के कान खड़े हो जाएंगे कि भाईजान मालक नु सीधी गल जी वो दसनी है, दो नंबरी कोई नहीं, उन्होंने पता हर शायद वो एडा बेवकूफ नहीं है। पॉइंट समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा। तो आप अपने इंप्लॉयज पे कंट्रोल रख सकते हो, अपनी कॉस्ट को कंट्रोल कर सकते हो। स्टैंडर्ड कॉस्टिंग ये आपको फायदा देता है। ठीक हो गया जी। उसके बाद है जी वेरियस एनालिसिस, ये भी उसी का आगे मजीद एक्सटेंशन है कि वो जो डिफरेंस आएगा वो या तो फेवरेबल होगा या एडवर्स होगा। फेवरेबल कब होगा, एडवर्स कब होगा। जब खर्चे एक्चुअल में ज्यादा होंगे तो दुख होगा, दुख मीन्स एडवर्स डिफरेंस आया है। और अगर खर्चे कम निकले तो फेवरेबल, आपके फेवर में है, आपका प्रॉफिट ज्यादा आएगा। ठीक हो गया। अच्छा, फिर आपने देखना है उनमें से कौन से मसले कंट्रोल में हो सकते हैं, कौन से कंट्रोल में नहीं हो सकते। फॉर एग्जाम्पल, बिजली का यूनिट आपने 50 का सोचा था, अब 60 का हो गया, ये आपके कंट्रोल में है। ये तो वापडा वाला ने 60 का कर दिया, आपके कंट्रोल में तो कख नहीं है। तो ये 10 रुपए का नुकसान हुआ है, ये अनकंट्रोलेबल है, इसको आप कंट्रोल नहीं कर सकते। लेकिन 400 यूनिट चलने चाहिए थे, आपने 450 यूनिट जलाए। मतलब बिजली का बिल इन दो चीजों को मल्टीप्लाई करके बनना है ना, किन दो को मल्टीप्लाई करके बनना है, यूनिट का रेट और नंबर ऑफ यूनिट। 400 यूनिट चलने चाहिए थे, कितने ही चले, 450। ये जो 50 यूनिट का डिफरेंस आया है ये आपके कंट्रोल में है। ऊपर जो 10 रुपए का डिफरेंस है वो आपके कंट्रोल में नहीं। तो वेरियस एनालिसिस आपको बताएगा कि कौन कौन से डिफरेंसेस हैं और उनमें से कौन कौन से आप कंट्रोल कर सकते हैं, कौन कौन से कंट्रोल नहीं कर सकते। ये कौन समझ आ गया जी। उसके बाद बच्चों चैप्टर नंबर 13 हमने पढ़ना है टारगेट कॉस्टिंग। टारगेट कॉस्टिंग का कंसेप्ट ये है कि नॉर्मल हालात में हम क्या करते हैं, एक चीज बनाते हैं, फिर चीज बनाने के बाद सोचते हैं इसको बेचना कितने का। मतलब रमजान में आपने समोसे पकौड़े खाए, तो समोसा जितने का भी अगला बंदा बेच रहा है आपको लेना पड़ेगा। रेट आप तय नहीं करेंगे, रेट वो बताएगा। पॉइंट समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा। उसकी कॉस्ट लगी समोसा बनाने में, उसकी टोटल कॉस्ट लगी 40 रुपए, तो 40 का तो नहीं ना बेचेगा, वो 60 रुपए का बेचेगा। पॉइंट समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा। 60 रुपए का बेचेगा, उसने भी तो प्रॉफिट कमाना, घर लेके जाने पैसे उसने। तो उसने पहले कॉस्ट सोची कितनी आनी है, फिर उसने अपना प्रॉफिट मार्जिन रखा और उसने क्या बनाया, सेल प्राइस डिटरमाइन की। टारगेट कॉस्टिंग कहती है कि उल्टा सोचो। क्या कहती है, उल्टा सोचो कि एक इस तरह की चीज मार्केट में कस्टमर कितने की परचेज कर सकता है, सेल प्राइस पहले तय करो। गाड़ियां बनाने वाली कंपनी ये वाली कॉस्टिंग इस्तेमाल करती है। गाड़ी बनाने वाली कंपनी कैसे, बच्चों देखो सिंपल सी बात है, अगर आपको पता लगे कि वैगन आर गाड़ी जो है 8 लाख रुपए की मिलती है, सारे बंदे सीए छोड़ छोड़ के 8 लाख रुपए इकट्ठा करेंगे तो पहले गड्डी लेंगे। क्योंकि सीए करने के बाद सबसे पहला काम क्या करना है, गड्डी। पुत्र गड्डी होएगी तो ब्याह होना है, तेन ब्याह 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 ब्याह, गड्डी होएगी तो तेन किसी ने शक्ल तेरी वेखनी तो उन्हें किन्ने वेखनी। ठीक हो गया। अब सबसे पहला काम क्या है, सीए क्वालीफाई करने बाद पहले गड्डी लै लो। घर च तो रहना ही पे जो तो वेले ने कमे से उदों भी घर च रहते पे तो बाद भी रह लेंगे। ठीक है जी।
तो सबसे पहला काम क्या है, गाड़ी। लेकिन अगर आपको आज पता लगे जी सुजुकी वालों ने सेल लगा दी है कि हमारे पास वैगन आर का स्टॉक अन्यवा पड़ा हुआ है, 8 लाख रुपए की गाड़ी है, ले लो। 14 लाख की गाड़ी उन्होंने 8 लाख में बेचना शुरू कर दी, तो सारी औलादें अपने माँ प्यो को मशवरा देंगी, अब जी थोड़ी मेहरबानी एक गुदा बेच दो, एक मैं बेचदा ते गड्डी लै लैंदे। एक गुर्दे से इंसान जिंदा रह सकता है, मैं डॉक्टर ने मशवरा कर लिया, ठीक हो गया जी। तो सारे यहाँ पे स्टूडेंट सीए छोड़ के क्या करेंगे, सबसे पहले गाड़ी लेंगे। पॉइंट समझ आ गया कि नहीं आ गया? तो लेकिन ऐसा होता नहीं है। अब मार्केट में याद रखना, मार्केट में जब भी डॉलर का रेट सबसे ऊपर नीचे होता है ना, जब भी सबसे ज्यादा जो चीजें महंगी होती है, वो कौन सी चीजें महंगी होती है? ये गाड़ियों की प्राइसेस महंगी होती है। 18 लाख की गाड़ी 60 लाख पे चली जाती है, ठीक हो गई? 30 लाख की गाड़ी करोड़ पे चली जाती है, 80 लाख की गाड़ी 2 करोड़ पे चली जाती है। तो बात समझ आ रही कि नहीं आ रही? तो डॉलर की प्राइसेस की वजह से सबसे ज्यादा जो तेजी से चीजें ऊपर नीचे होती है ना, वो गाड़ियां हैं। क्यों? क्योंकि वो सारी की सारी इंपोर्ट होती है। तो जो इंपोर्ट होती है वो डॉलरों में इंपोर्ट होती है। तो डॉलर अगर 100 से 300 पे जाएगा, तो सीधी सी बात है गाड़ी की कीमत 3 गुना ऊपर चली जाएगी। इसमें तो कोई रॉकेट साइंस नहीं, कोई भी बंदा समझ सकता है बात। पॉइंट समझ आया? लेकिन जब गाड़ियां, जो 18 लाख की गाड़ी थी, वो जब 60 लाख पे चली जाएगी, तो पाकिस्तान में बहुत सारे लोग गाड़ी अफोर्ड नहीं कर पाएंगे, कोई गाड़ी परचेज नहीं कर पाएंगे। अब कंपनियां बैठ के सोचती कि यार पाकिस्तान में ना 25 करोड़ अगर आबादी है ना, तो इसमें 20 करोड़ लोग ऐसे हैं जो मिडिल क्लास में रहते हैं, बल्कि वो भी कम है, 22 करोड़ लोग ऐसे हैं जो मिडिल क्लास में रहते हैं। मैक्सिमम ऊपर वाले जो 2-3 करोड़ लोग होंगे ना, वो एलीट क्लास हैं या अपर मिडिल क्लास है। बाकी नीचे 22 करोड़ तबका ऐसा है जो मिडिल क्लास वाला है। और ये मिडिल क्लास लोगों की पहुंच से गाड़ी दूर हो गई, क्योंकि इनकी अर्निंग तो बढ़ी कोई नहीं, ठीक हो गया? गाड़ी की कीमत ऊपर चली गई है, अर्निंग कोई इजाफा नहीं हुआ, तो ये लोग गाड़ी नहीं ले सकते। अब इतनी बड़ी मार्केट क्रिएट हो गई है, गाड़ी लेना ये चाहते हैं, लेकिन उनके पास पैसे नहीं है, वो बजट नहीं है जिस बजट में गाड़ी हम इनको बेच रहे हैं। पॉइंट समझ आया? फिर ये लोग सोचेंगे, कोई तरीका सोचेंगे, जुगाड़ सोचेंगे कि इन 22 करोड़ लोगों को, इतनी बड़ी मार्केट यहाँ पे अवेलेबल है, इन 22 करोड़ लोगों को कैसे इंगेज करें। उस सूरत में जापानीज मार्केट पीछे चली गई, चाइनीज मार्केट एंटर हो गई। पॉइंट समझ आ रही है कि नहीं आ रही? ये जापानी गाड़ियां जो पाकिस्तान में नजर आ रही है ना, 1980s में ही नहीं होती थी, उस वक्त भी यही सीन हुआ था। 1980s में पाकिस्तान में अमेरिकन गाड़ियां होती थी। बात समझ लगी? आपको याद होगा कि मतलब आपने देखा होगा जी, वो फलां नवाब के घर में रोज राइस खड़ी है, वो फलां बंदे के घर में फलां गाड़ी खड़ी है, ठीक है जी। जीएमसी की गाड़ियां खड़ी हैं, पुराने पुराने वक्तों के लोगों के पास ये गाड़ियां होती थी। 1980s में भी ऐसा ही हुआ था, डॉलर का रेट 3 गुना ऊपर चला गया। तो उन गाड़ियों की पहुंच लोगों से दूर होगी। जापान में उस वक्त एंट्री मारी, ये टोयोटा, ये होंडा, ये सुजुकी, ये गाड़ियां उस वक्त एंटर हुई। और फोर्ड जैसी गाड़ियां जो पहले लोग परचेज करते होते थे, फोर्ड से जान छूट गई लोगों की। फोर्ड इतनी महंगी हो गई थी, कैपेसिटी से बाहर हो गई थी। अब ये 2019, 20, 21 में ये हुआ कि जापानीज गाड़ियां लोगों की पहुंच से दूर हो गई, तो चाइना ने एंट्री मार दी। ये बात समझ आ रही कि नहीं आ रही? तो ये कुछ हिस्ट्री है कि जिस तरह से लोगों के पूरे का पूरा कंट्री ने पूरी की पूरी सप्लाई चेन को बेड़ा गर्क कर दिया, छोड़ दिया, और एक और कंपनी ने आके एंट्री मारी पाकिस्तान। ठीक हो गया नहीं? क्यों? क्योंकि चाइनीज करेंसी इतनी ऊपर नहीं गई, डॉलर ऊपर चला गया। जो जो लोग डॉलर में इंपोर्ट करते थे, उनको गाड़ी महंगी पड़ती है। चाइना ने कहा कोई मसला ही कोई नहीं, हम पाकिस्तान में अपना प्लांट लगा के यहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग करेंगे पाकिस्तानी करेंसी में, तो उनका प्रॉफिट मार्जिन भी अच्छा है और वो गाड़ी भी सस्ती बेचती। ठीक है? आपने सुना होगा कि सुजुकी का सिर्फ इस एक साल का लॉस कितने बिलियन है, सिर्फ पाकिस्तान के अंदर। ठीक है जी, टोयोटा का भी है, होंडा का भी है। हो सकता है कि 1-2 साल के साथ बाद ये अपना सेटअप बंद करके यहाँ से निकले। तो चाइना ही चाहना होगा यहाँ पे पूरे पाकिस्तान। अच्छा, चाइना क्या करता है जरा सुन लें। चाइना ने देखा टारगेट ऑडियंस यहाँ पे कौन सी है, 22 करोड़ लोग हैं,
ये इवन के सुजुकी मेहरान अफोर्ड नहीं कर सकते। सुजुकी मेहरान तकरीबन अगले, मतलब 2001 से लेके ना 2014 तक सुजुकी मेहरान की प्राइस रही थी 3.5 लाख। 3.5 लाख रुपए में सुजुकी मेहरान मिल जाती होती थी। ये 2001-2 से लेकर 2011-12 तक की मैं बात कर रहा हूँ। कीमत उसकी इतनी थी। अब मेहरान 14-15 लाख रुपए की बात लगी, तो कहना यार 15 लाख रुपए पे करना है तो मेहरान लेनी है जिन्होंने मोड़ लगे मेरे डोले बन जाने। ठीक है, मतलब वो तो स्टेयरिंग भी जो है ना वो पावर स्टेयरिंग नहीं है। ठीक है जी, मतलब गाड़ी के पहिए के नीचे से वट्टा गुजर जाना, तो एक दफा यहां तक चोट पहुंची थी, वट्टा गुजरा। तो चाइना एंटर हुआ मार्केट में, उसने कहा कि यार एक मिनट ठहरो, ये मिडिल क्लास लोग हैं, इनकी एवरेज अर्निंग इतनी है साल की, अगर ये गाड़ी लेने की कोशिश भी करेंगे ना तो 18 महीनों की सैलरी में से कुछ बचत करेंगे तो इतने पैसे इकट्ठे कर सकते हैं कि गाड़ी ले सकते। 1.5 साल 2 साल की प्लानिंग करेंगे ये लोग। अच्छा, इनको गाड़ी की रेंज बना के देते हैं हम। जो गाड़ी करोला आ रही है ना, वो करोला आ रही है 50 लाख की, इनको वही चीज दे देते हैं 25 लाख। फॉर्चूनर आ रही है 2 करोड़ में, इनको वही फॉर्चूनर के लेवल की गाड़ी दे देते हैं 80 लाख। जीएलआई पुराने वक्तों में आती होती थी 18 लाख, 16 लाख, 17 लाख, 15 लाख की आती होती थी। ये 2018 की बात है, इतनी पुरानी बात भी नहीं। 2018 में एक्सएलआई जीएलआई ये 16-17 लाख, होंडा सिटी ये इसके मुकाबले की गाड़ी थी, ये भी 16 लाख 17 लाख की आती थी। अब इसमें मेहरान वैगनार नहीं आती। ठीक हो गया। इन्होंने कहा वो लोग जो 16-17 लाख की गाड़ी परचेज करते थे उनको क्या प्रोवाइड किया जाए। उन्होंने फिर उस लेवल की गाड़ियां सोची। 16 लाख की गाड़ी उन्होंने निकाली 660 सीसी। ठीक हो गया। और वो उतनी ही पावरफुल है जितनी 1000 सीसी जापानीज गाड़ियां पावरफुल। इलेक्ट्रिक निकाल दी, हाइब्रिड निकाल दी, उन्होंने कहा कि बस ठीक है, ऑप्शन निकालो इनके लिए। अब इन्होंने क्या किया, सबसे पहले सेल प्राइस सेट की कि मैं इस गाड़ी की प्राइस क्या रखूं जो परचेज कर ले लोग। एक ट्रेडिशनल कॉस्टिंग सिस्टम में क्या होता है, पहले कॉस्ट देखी जाती है कितनी पड़ रही है, उसमें अपना प्रॉफिट मार्जिन शामिल करो, सेल प्राइस बना लो। टारगेट कॉस्टिंग उल्टा सोचता है कि टारगेट ऑडियंस कौन सी है हमारी, ये 22 करोड़ लोग हैं जो मिडिल क्लास। ओके। और ये कितने से कितने तक की रेंज रखते हैं, यार ये 10 लाख से लेकर ना 25 लाख 30 लाख तक की रेंज रखते हैं। इस तरह की गाड़ियां सोचते। ओके। अब आपने प्राइस सेट कर ली 20 लाख, यार 20 लाख में अगर मैं ये फीचर गाड़ी का दूंगा ना, लोग, जो लोग हमसे बाई कर लेंगे। ओके। अब 20 लाख में से अपना प्रॉफिट कितना रखना है, 2 लाख रुपया तो अपना प्रॉफिट होना चाहिए। अच्छा जी, 20 लाख में से 2 लाख निकाल लो, कॉस्ट कितनी होनी चाहिए, 18 लाख। उल्टा सोचा। अब आपने 18 लाख के अंदर अंदर गाड़ी तैयार करनी है, तो फिर उसके हिसाब से लोहा लगेगा, उसके हिसाब से इंजन तैयार करेंगे, उसके हिसाब से सेफ्टी किट्स होंगी, उसके हिसाब से टायर होंगे, उसके हिसाब से छत होगी, उसके हिसाब से बाकी सारी ऑप्शन होंगे, तो गाड़ी तैयार होगी। पॉइंट समझ आया। आपने कॉमन फिनोमिना नोट किया होगा, 1980 की गाड़ी और 2024 की गाड़ी आपके सामने खड़ी हो, आप दोनों के बोनट पे हाथ मारें, आपको पता चल जाएगा मजबूत कौन सी। ये बात समझ आ रही कि नहीं आ रही? क्यों, कैसे पता चल जाएगा भाई? अब कार इंडस्ट्री ने सोचा ही उल्टा कि यार ये सेल प्राइस है, ये हमारा प्रॉफिट मार्जिन है, तो ये हमारे पास बची है कॉस्ट, उस कॉस्ट के अंदर क्या करना है आपने, गाड़ी तैयार करनी है, तो मटेरियल भी उसके हिसाब से उन्होंने सोचा। तो वो उतनी मजबूत गाड़ी नहीं है जो पुराने वक्तों की गाड़ियां थी। जमीन आसमान का फर्क है वजन में। पॉइंट समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा? तो वो यही वजह है कि जब वो उल्टा सोचेंगे ना कि यार इतनी कॉस्ट के अंदर हमने गाड़ी पूरी करनी है, तो देखेंगे कॉस्ट बढ़ रही है तो सोचेंगे कॉस्ट कहां से कम करो, तो मटेरियल कम करेंगे, या सस्ता मटेरियल लगा देंगे, या उसकी क्वांटिटी कम कर देंगे। ठीक हो गया। लेबर सस्ता लगा देंगे, हाईली स्किल्ड लेबर नहीं लगाएंगे, सस्ता लेबर लगा देंगे, कॉस्ट कटिंग करेंगे, क्योंकि 20 लाख में गाड़ी तैयार करनी है। ठीक है, क्योंकि टोयोटा वाले उसी तरह की गाड़ी 60 लाख में बेच रहे हैं, वो लोग परचेज नहीं कर सकते, हम अपने वाली गाड़ी 20 लाख में रखते हैं। कौन सा लगे? तो मिडिल क्लास या लोअर मिडिल क्लास फिर वो वाली 20 लाख वाली गाड़ी परचेज करेगी।
फिर आगे से कोई साइकिल वाला आएगा, साइकिल मारेगा, साइकिल सही सलामत है, गड्डी ठोक दी। गड्डी तो है, लेकिन रिलायबल है इसकी कोई गारंटी नहीं है। ठीक है? कोई भी अक्लमंद बंदा जिसे आप बात करेंगे ना गाड़ियों के सिलसिले में, वो कहेगा चाइनीज ना लेना, जापानी गाड़ी ले लो, लेकिन चाइनीज ना ले। और 1980s में किसी अक्लमंद बंदे से बात करते तो वो क्या कहता, अमेरिकन ले लो, जापानीज ना लेना, क्या कूड़ कबाड़ है। पॉइंट समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा? तो अकल के मयार भी वक्त गुजरने के साथ क्या हो जाते हैं, चेंज हो जाते हैं। ठीक है नहीं? टारगेट कॉस्टिंग समझ आ गई है? तो टारगेट कॉस्टिंग में सबसे पहले क्या आपने सेट करना है, सेल प्राइस, कि मार्केट में कौन सा बंदा हमसे ये गाड़ी ले लेगा। सेल प्राइस से पीछे आए, अपना प्रॉफिट कितना है, 20% या 10%, वो साइड पे कर दो, कितने पैसे बचे इतने, इसमें गाड़ी तैयार कर, बस। बात समझ गया? अब मिडिल क्लास बंदा जिसको 20 लाख में गाड़ी मिल रही है, वो इसके फीचर के बारे में सोचेगा, भाईजान अरे बाजी तो नहीं जाएगी, तो जब बाजी जाएगी तो मैं बच जाऊंगा। नहीं भाईजान, ये कोई चक्कर नहीं। ठीक हो गया ना? वो कोई चक्कर नहीं, स्टोरी खत्म है। हाँ डाल दे, एयर बैग भी डाल दे, तो ट्राले से जाके बच्चों वो एयर बैग की कर लेगा। ठीक है जी। उसके बाद चैप्टर नंबर 14, कॉस्ट वॉल्यूम प्रॉफिट एनालिसिस, ये ब्रेक इवन वाला टॉपिक। क्यों में पढ़ा था ना ब्रेक इवन, तो ब्रेक इवन वाला टॉपिक क्या, फिक्स कॉस्ट डिवाइडेड बाय सेल प्राइस माइनस वेरिएबल कॉस्ट इज इक्वल टू ब्रेक इवन यूनिट्स। याद आ रहा है कुछ कुछ? उसकी कुछ एडवांस फॉर्म में मजीद डिटेल में पढ़ेंगे, लेकिन उसका स्टार्टअप वही है ब्रेक इवन वाला। ठीक हो गया जी? ये ब्रेक इवन वाला ही टॉपिक है। रेलिवेंट कॉस्ट। अब रेलिवेंट कॉस्ट का कंसेप्ट ये है कि जब आप 10 यूनिट ऑलरेडी बना रहे हैं, आप पेप्सी बना रहे हैं, आप सेवन बना रहे हैं, आप स्टिंग बना रहे हैं, आप जनाब जूस बना रहे हैं, आप लेस बना रहे हैं, कुरकुरे बना रहे हैं, सलांटी बना रहे हैं, और मुख्तलिफ किस्म के फ्लेवर्ड जो है आप पानी बना रहे हैं, जो भी इतना कुछ बेच रहे हैं, 10-15 यूनिट आप ऑलरेडी बना के कई सालों से बेच रहे हैं। आप कह रहे हैं कि इस दफा ना हमने एक नया फ्लेवर निकालना है बोतल में, येलो कलर की बोतल, येलो भी है उनकी खैर, रेड कलर की, रेड भी है, ग्रीन कलर की वो भी है, ब्लू भी है, कोई नवा कलर सोचो, नीले कलर दी वो भी है, तो कलर छड़िया भी है उन्होंने कि ठीक है जी। वो कहते हैं कि हमने एक नया प्रोडक्ट लॉन्च करना। ओके, अब सोच समय का जवाब देना, 15 सालों से वो कंपनी 15 प्रोडक्ट बना के बेच रही है, तो इसका मतलब है उसका रेंट, अगर वो बिल्डिंग रेंट पे है, ऑलरेडी पे हो रहा होगा, उसका प्लांट की डेप्रिसिएशन ऑलरेडी चार्ज हो रही होगी, उसकी परमानेंट लेबर ऑलरेडी सैलरी ले रहे होंगे, उसके जितने भी प्रेमिसेस हैं वहां पे, जितनी भी गाड़ियां हैं, जितने भी रेंट पे गाड़ियां हैं या लीज पे गाड़ियां हैं, उनकी पेमेंट ऑलरेडी हो रही है। आपने एक नया प्रोडक्ट लॉन्च करना है, वही परमानेंट लेबर उसमें काम कर लेगी, कोई एक्स्ट्रा लेबर हायर करने की जरूरत नहीं है, उसी प्लांट पे काम हो जाएगा, उसी प्रेमिसेस में वही सारे जो लोग हैं, वही सारी जो सर्विसेज हैं वो सारी इस्तेमाल हो जाएंगी। तो एक्स्ट्रा खर्चा आपका कौन सा पड़ना? सिर्फ मटेरियल का खर्चा पड़ेगा या बिजली का खर्चा? क्योंकि जब वो बना रहे हो तो बिजली तो इस्तेमाल होगी। बात समझ लगी है? उस चीज को बनाने में आपने एक्स्ट्रा खर्चे सोचने हैं, जो ऑलरेडी पे कर रहे हैं वो भी सोचने हैं, जो एक्स्ट्रा खर्चे हैं वो सोच रहे हैं। वो एक्स्ट्रा खर्चे जो आप सोच रहे हैं वो रेलिवेंट कॉस्ट है, लेकिन जो खर्चे आप ऑलरेडी पे कर रहे हैं वो उस नए प्रोडक्ट के लिए रेलिवेंट कॉस्ट है नहीं। नहीं बात समझ। आप अपने चार्टर्ड अकाउंट को 15 सालों से सैलरी पे कर रहे हो, ये प्रोडक्ट ना भी बनाते उसको सैलरी पे करनी करनी, इस प्रोडक्ट के बनाने की वजह से क्या उसको एक्स्ट्रा पैसे देने हैं? नहीं। फैक्ट्री आपकी रेंट पे है, महीने का 20 लाख रुपए रेंट पे कर रहे हैं, ये प्रोडक्ट बनाते या ना बनाते, 20 लाख रेंट जा रहा था, तो इस प्रोडक्ट को बनाने में 20 लाख में से 1 लाख 1 रुपया भी आपने एक्स्ट्रा पे किया नहीं, तो रेंट इसके साथ कोई लेना देना उसका नहीं है। तो जब आपने ये प्रोडक्ट लॉन्च करना है तो आप सिर्फ वो कॉस्ट सोचोगे जो इसकी वजह से एक्स्ट्रा पड़ी, जो इसकी वजह से नहीं पड़ी वो रेलिवेंट नहीं है। तो आप ये प्रोडक्ट बना के सोचोगे यार इसको मार्केट में कितने का बेचें। नहीं बात लगी? मटेरियल का फर्ज करो खर्चा आया बच्चों 10 रुपए, लेबर का खर्चा आया फर्ज करो बच्चों 5 रुपए, और वेरिएबल बिजली का खर्चा आया फर्ज करो 3 रुपए, तो आपके प्रोडक्ट कितने में तैयार हो गया?
18 में। अगर आप इसको 20 का भी बेचोगे तो 2 रुपए का तो प्रॉफिट ही है ना। ठीक है। और अगर आप इसमें रेंट शामिल करते हो, रेंट फर्ज करो 3 रुपए का शामिल हो गया, तो ये कितने का हो गया? 21 का। तो जब आप सोचोगे यार 21 रुपए की चीज 20 रुपए में बेचेंगे, 1 रुपए का क्या है नुकसान? लेकिन आपको फील होगा यार रेंट तो ऑलरेडी मैं पे कर रहा था, इसका तो रेंट से कोई लेने देने कोई नहीं, इसकी वजह से मुझे एक्स्ट्रा रेंट कोई नहीं पड़ा, तो मैं रेंट इसमें शामिल क्यों कर रहा हूँ? तो उस वक्त जब आप ये रेंट इसमें से निकाल देंगे ना बच्चों, तो फिर आपको ये वाला सिनेरियो प्रॉफिटेबल नजर आएगा। यार वी द बेचो, कोई मसला नहीं। समझ आई बात? यह है रेलिवेंट कॉस्टिंग, कि अगर आप ऑलरेडी कुछ बना रहे थे और कोई एक्स्ट्रा काम कर रहे हैं, तो एक्स्ट्रा काम करने पे जो एक्स्ट्रा खर्चे, सिर्फ वो देखो जो खर्चे आप ऑलरेडी बेयर कर रहे थे, बर्दाश्त कर रहे थे, वो खर्चे इस प्रोडक्ट के लिए रेलिवेंट, उनको साइड पे कर। ये है कंसेप्ट रेलिवेंट कॉस्टिंग। रेलिवेंट कॉस्टिंग समझ आई? नहीं समझ आई? एक और तरीके से समझाता हूँ। फर्ज करें बच्चों पाकिस्तान में आपकी नौकरी लगती है, सीए क्वालिफाई करने के बाद 4 लाख रुपए। कितनी लग गई? 4 लाख। एट द सेम टाइम आपको कॉल आती है दुबई से कि 10 लाख रुपए तुम्हें देंगे, आ जा। हाँ जी, पाकिस्तान जिंदाबाद। हाँ, किधर गया पाकिस्तान? इस वतन की खातिर जान कुर्बान है। जान दे देंगे, पैसे नहीं देंगे। बात समझ लगी है? अब अगला पॉइंट ये है कि आप जब यहां से छोड़ के वहां पे जाएंगे तो कितना फायदा होगा? आपको 10 लाख का फायदा नहीं होगा, 6 लाख का फायदा होगा। आप मतलब वो 10 लाख तो दे रहे हैं, लेकिन आपको 10 लाख नहीं फील हो रहा। आपको कितना फील हो रहा है? 6। क्यों? क्योंकि यहां पे आप एक चीज छोड़ के जा रहे हो, वो आपकी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, वो आपकी रेलेवेंट कॉस्ट। नंबर वन, सिर्फ वो कॉस्ट नहीं, आप फैमिली भी आपसे दूर होगी। मैं तो सोचा ही नहीं, ओ माय गॉड, ये तो सोचा ही नहीं। अगला, कपड़े भी आप ही धोने ने, रोटी उथे दी खानी घर दी मामा के हाथ की रोटी गई। यूट्यूब पे बैठ के रेसिपी लोग लब लब के तुम कुछ ना कुछ बनाना करना, तो सड़े हुई रोटियां खानी करनी। ठीक है जी। ये सारे का सारा क्या है? ये अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है, ये रेलिवेंट कॉस्ट है। क्योंकि जब आप ये जाएंगे तो ये आपको मसले आएंगे, इन मसलों को सोच के जाना है आपने। ऐ नहीं कि उसे 2 दिन बाद फोन करता, मम्मा मैनू घर की याद आ रही है, तो पापा ने कहना पुत्र तेरी लाश ही उठवाए दुबई तो, क्योंकि पैसे तो आ रहे हैं। ठीक है, तू पैसे कमा, मम्मा मैं तेन दूजी लिया दांगा उथे। ठीक है, पैसे आने चाहिए 10 लाख रुपया। नहीं समझ आ रही? मुझे दुबई वाले उनकी बड़ी इज्जत है। क्यों? तो दुबई वाले पैसे कर लेने, अच्छे नवा मकान बन गया महीने के अंदर, नवी गड्डी आ गई, छोटे भरा को मोबाइल आ गया, वाह जी वाह। बात समझ आ रही कि नहीं आ रही? तो वो कभी आपको वापस आने देंगे? कभी भी नहीं आने देंगे। मैं तू पुत्र उथे रह, मां तेरी मैं दुबई का देना, तू टेंशन ना ले। ठीक है। तो ये क्या है, जब आप पाकिस्तान से ये जॉब छोड़ के दुबई जाओगे ना, तो आपको कुछ कॉस्ट सोचनी पड़ेगी, जो आपको पड़ेंगी वो है रेलेवेंट कॉस्ट। पॉइंट समझ आया? डिसीजन लेते वक्त आपने कॉस्ट सोचनी है, यार ये मेरी कॉस्ट है, तो वो कॉस्ट आप बेयर करेंगे। अपनों से दूर होने की कॉस्ट, वो जो सुबह के वक्त उठते थे एक कंफर्ट होती थी, रात के वक्त जब सोते थे कंफर्ट होती थी, कई रिश्तेदारों से ईद शबरात में मिलना होता था, वो नहीं मिला जाएगा। रोजे रखते थे तो घर जाते थे, पता होता था अफ्तारी तैयार हुई पड़ी है, सुबह उठते थे तो सहरी तैयार हुई होती थी। ऐसा कोई चक्कर वहां पे सुबह उठ के तो होटल लभना पैना है। तो कई रोजे तो ऐसे ही होंगे, तुम उठोगे फजर तो बाद, है क्यों है? उनका चलो 8 पहरे की नियत कर लेंगे जो भी है। तो कई रोजे तो आप कैसे ही गुजर जाएंगे। फिर ईद भी वहां पे कल ही, उन ईद की नमाज पढ़ ली, सोचने की करिए, दूर दूर तक सहरा है, बंजर जमीन ने कख नहीं है। तो जिन्होंने रौनक सी वो चले गए अपने अपने शहरों में, तुम रह गए कले। तो ये वो कॉस्ट है जो आपको बेयर करनी पड़ेगी। ये सारी चीजें सोच के आपने फिर बाहर का फैसला करना। यानी कि टोर के तो 2 महीने बाद वापस। समझ आ रही बात? तो रेलेवेंट कॉस्ट का कंसेप्ट समझ आ गया बच्चों आपको?
कि आपने जब कोई डिसीजन लेना है तो उस डिसीजन से रिलेटेड आपको 10 लाख तो नजर आ रहा है, लेकिन जो जा रहा है वो भी सोचो। लेकिन जो नहीं जा रहा वो रेलिवेंट कॉस्ट नहीं है। पॉइंट समझ आ रहा है क्या? जो नहीं जा रहा वो रेलिवेंट कॉस्ट नहीं है। जो जा रहा है वो क्या है? जो आपकी जेब में से लगेगा एक्स्ट्रा, वो क्या है? वो रेलिवेंट कॉस्ट। समझ आ गई बात? उसके बाद जो आखिरी टॉपिक हमारा डिसीजन मेकिंग टेक्निक्स। डिसीजन मेकिंग टेक्निक में बड़े बड़े सिनेरियोज आ सकते हैं, लेकिन इसमें सबसे बड़ा जो क्वेश्चन है ना 20 नंबर का आपको आता है। बड़ा इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। मतलब 20 नंबर का सवाल यहाँ से डिसीजन मेकिंग में से आता ही आता है। इस दफा तो सबसे ज्यादा जो चीखें आपने सुनी है कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग में, वो किस चीज की चीखें थी? डिसीजन मेकिंग। बड़े से बड़ा टीचर भी मार्केट में उसने कह दिया कि भाईजान एग्जामिनर दे दिमाग च गल नहीं बहती साड़ी। कोई ऐसा टीचर नहीं पाकिस्तान में जो इस दफा के पेपर से सेटिस्फाई हो गया भाईजान पेपर बनाया की है। होता ही है ना। ये कहते अल्हम्दुलिल्लाह मेरे स्टूडेंट का पेपर बहुत अच्छा हुआ, कोई भी नहीं कहता पाया, कोई कह ही नहीं सकता। वाह 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 वाह, क्या बात है जी, क्या बात है। नहीं नहीं, तू कह सकता, तू पेपर पास कर रहे हैं ना, तू कह सकता। तेन लगता है ना कहीं कि सुन ना ले मेरी गल। शाबाश, तरीफा कर, दो तीन मल्टीप्लाई करके ना और तरीफा कर। जानना चाह रहा था। ठीक है। तो बच्चों इस दफा का पेपर जो आई कैप का आया ना, वो बहुत ही ज्यादा मतलब मतलब क्या कहते हैं, उसने कोई पैटर्न फॉलो नहीं किया। ठीक है। तो यहां से एक बात आपको समझ आनी चाहिए कि आप सिलेक्टिव स्टडी कभी ना करें, नंबर वन। और जो टॉपिक भी तैयार करें अच्छी तरह से तैयार करें। बात समझ लीजिए, याद रखना, अगर पेपर इंतहाई अजीबो गरीब आया था, इसका मतलब तो फिर यही है कि पूरे पाकिस्तान में एक भी बच्चा पास ना हो। सबका ही बढ़ गया ना फिर। तो एक भी बच्चा पास नहीं होना चाहिए, लेकिन हो जाएंगे पास। सर्टिफिकेट ऑफ मेरिट भी आ जाएगा, कोई टॉप भी करेगा। तो पॉइंट ये, फिर उन्होंने तैयारी कैसे? उन्होंने तैयारी ऐसी की कि हर चैप्टर को उसके रिक्वायरमेंट के मुताबिक जितना ड्यू टाइम देना चाहिए था वो उसने दिया। पेपर में जाके वो 5-10 मिनट के लिए परेशान जरूर हुआ होगा, लेकिन उसको पता है कि जो आ गया वो करना है। ऐसा हिस्ट्री में कभी नहीं हुआ जो इस पिछली दफा हुआ, लेकिन वो क्या भाईजान हिस्ट्री तो मैं 4 पढ़ा है, मैं यार की पेपर पास करना, मैंने हिस्ट्री ना की लगे। अब मैं आया हूँ 3 घंटे मेरे पास है, मैं यहाँ से कुछ करके ही उठूंगा, तो वो बच्चा पास भी होगा। आप देखेंगे आपकी आंखों के सामने। कितने दिन बाद रिजल्ट आना है? 15 दिन रह गए। मेरी गल नोट कर लो। आपको कॉस्ट अकाउंटिंग में मेरिट सर्टिफिकेट होल्डर भी नजर आएगा, और पासिंग बच्चे भी नजर आएंगे कि कौन कौन से बच्चे पास हुए। तो पेपर तो सबका एक जैसा था, फिर पास कैसे हो गए? एक भी बच्चा पास नहीं होना चाहिए था। तो समझ आ रही पास होने वाले कौन से होंगे? तो ये मैटर नहीं करता कि पेपर कैसा आना है। ये मैटर नहीं करता पेपर कैसा आना, मैटर ये करता है कि आपने सही तरह से मेहनत की है कि नहीं। क्योंकि अगर पेपर मुश्किल है, एक भी बच्चा पास नहीं होना चाहिए, सीधी सी बात है। फिर हम कहेंगे वाकई यार पूरे पाकिस्तान से एक बच्चा भी पास नहीं होया तो मतलब पेपर मुश्किल है। अगर पास होने वाले बच्चे मौजूद हैं तो वो एलियन नहीं है। तो आपने अपनी स्ट्रेटेजी बिल्कुल ठीक रखनी है कि यार मैंने सिलेक्टिव स्टडी नहीं करनी, मैंने जिस टॉपिक पे जितना ड्यू टाइम बनता है मैं वो लगाऊंगा। मैं ईमानदारी से ये चैप्टर खत्म करूंगा, इसके जितने पॉसिबल सिनेरियो मैं करूंगा, तो मैं कर लूंगा कुछ ना कुछ पेपर में जा। ठीक हो गया? बात समझ आ गई कि नहीं आ गई? तो ये बात है बच्चों आपने याद रखनी है। तो मैं नहीं कह सकता कि किस चैप्टर की कितनी वेटेज है, क्योंकि वेटेज आई का आपने कभी फॉलो नहीं की। उसकी बहुत सारी वजूहत में से एक वजह यह भी है बच्चों, कॉस्ट अकाउंटिंग पुरानी स्कीम में आखिरी पेपर होता था। उस वक्त तो बच्चा इंट्रो पढ़ चुका होता था, FR1 पढ़ चुका होता था, FR2 पढ़ चुका होता था। ठीक हो गया? ऑडिट पढ़ चुका होता था, सी लॉ पढ़ चुका होता था, बी लॉ पढ़ चुका होता था। सारा कुछ पढ़ चुका होता, आखिरी पेपर होता था कॉस्ट अकाउंटिंग का। तो उस वक्त बच्चा इतना इंटेलिजेंट हो चुका होता था कि अगर कोई आउट ऑफ द वे कोई चीजें आ जाए पेपर में तो वो हैंडल कर लेता। अब मसला ये हुआ है कि बच्चा PRC से सीधा कॉस्ट अकाउंटिंग उठाता है। PRC में MCQ पेपर दे के आया और उसके फौरन बाद उसके मथे लगा कॉस्ट अकाउंटिंग। ठीक हो गया? अब सबसे पहली
जो उसने अटेम्प्ट देनी है कैफ की पीआरसी से आने के बाद, उसमें कॉस्ट अकाउंटिंग उसमें बच्चे ने रख लिया है, ठीक हो गया। और एग्जामिनर का पेपर बनाने का स्टाइल वही है जो पुरानी स्कीम वाला था, वो चेंज नहीं हुआ। पुरानी स्कीम में भी डिसीजन मेकिंग का सवाल 20 नंबर का आता था, नई स्कीम में भी डिसीजन मेकिंग का सवाल 20 नंबर का ही आ रहा है, उसने जरा भी आसान नहीं किया। मसला ये नहीं है कि पेपर मुश्किल हो गया, पेपर उधर ही जिधर है। पेपर की स्कीम जो है वो उसके मुताबिक ये पेपर शुरू में आ गया, जिसकी वजह से बच्चों का बेड़ा गर्क हो। समझ आ रही कि नहीं आ रही? तो बच्चों आपने अपना जो है अपना प्लान बनाना है। कॉस्ट अकाउंटिंग जिस तरह का बच्चों का अपने अपने सीनियर हजरात की चीखें सुनी है ना, उसको अपने दिमाग में अच्छी तरह से बांध के रखना है पेपर तक। क्यों? क्योंकि जिस पेपर के बारे में खौफ होता है सबसे ज्यादा अच्छी तैयारी उसी की होती है। नहीं की ना था, जाओ अपने मैट्रिक और एफएससी के रिजल्ट कार्ड उठा के देखो, फिजिक्स केमिस्ट्री बायो में नंबर देखो कितने कितने हैं, और उर्दू इस्लामियत में देख लो कितने हैं, इंग्लिश में भी देखो। ठीक है, क्या हुआ कि वो पेपर, वो टॉपिक जो बचपन से हम पढ़ते आ रहे हैं इस्लामियात, उसमें कम नंबर है, उर्दू में कम नंबर है, और फिजिक्स केमिस्ट्री बायो में नंबर ज्यादा, 95% से भी ऊपर नंबर। क्या हुआ? उन पेपरों के बारे में डर था, यार ये फिजिक्स जो है ना ये तैयार करनी है, बायो तैयार करनी है, फिजिक्स मैथ तैयार करना है, केमिस्ट्री तैयार करनी है। इस्लामियत है तो सानू पता है तो कल दी गल्लां ने, और फलां जंग तो मेरे सामने हुई सी। ठीक है, यह तो मसला ही कोई नहीं। बल्कि मैं परसों मूवी देखी है यूसुफ दी, मैनू सारा किस्सा याद है, कोई मसला ही नहीं है। मेरे को पूछ लो क्यों होया सी, कुएं च किन्ने सुटिया सी, ऐसी है। वो मिस्र के सेल होए सन कि कितने हुए सी? ठीक है ना, वो हमने देखा हुआ, हमें हमारी आंखों में है। लेकिन सवाल पूछना था नाल ही ठोस। तो जिस चीज के बारे में आपको तसल्ली होती है ना कि मैं कुछ ना कुछ तो कर लांगा, वो पेपर फेल होता है। बात समझ लगी कि नहीं लगी? तो बच्चों आपने इसके बारे में याद रखना है, यार इसका पेपर मुश्किल आया था, तभी आपकी पेपर की तैयारी अच्छी हो। अनफॉर्चुनेटली अनफॉर्चुनेटली लॉ का पेपर लोगों का गंदा होता है, क्योंकि वो समझते हैं कि आसान है, वो आसानी के चक्कर में बेड़ा गर्क करके आ जाते। ठीक हो गया? तो बच्चों बराए मेहरबानी आपसे रिक्वेस्ट है कि आपने करना ये है कि जो टॉपिक हमने यहाँ पे क्लास में करने हैं आपने उसी दिन घर जाके वही सवाल करने हैं। कॉस्ट अकाउंटिंग का नॉर्मली मैं होमवर्क नहीं देता हूँ, मुझे पता करना कौन आपने कोई नहीं होता। मैं तजर्बा कर करके मुझे आइडिया हो गया कि मैं अपना खून क्यों जलाऊं। नहीं बात समझ आ रही? मैं होमवर्क देता था, अगले दिन बच्चे आते थे कर दे कोई नहीं, मैं गुस्सा कर रहा हूं ना, मेरा बीपी शूट कर गया एक दिन। मैं डॉक्टर को गया, दवाई लेके आया, वापस आया, फिर मैंने कसम खाई कि इन चक्कर से मैं मर जाना, अपनी सेहत बचाओ। ठीक है जी, इनको होमवर्क ना दो। तो बच्चों आपको मैं होमवर्क आखिरी महीने में जाके दूंगा, लेकिन शुरू शुरू में कोई होमवर्क नहीं होगा। लेकिन आपने घर जाके जो मैंने पढ़ाया होगा ना उसको अच्छी तरह से घर जाके पढ़। समझ लगी? होमवर्क दुनिया का कोई बच्चा नहीं करता है, मेरे से लिखवा ले जितनी बड़ी से बड़ी क्लास में जाके देख ले। तेरा पास नहीं आया तक? ठीक है जी। तो हो नहीं, एफ बंदा तुम्हारे यहाँ कॉस्ट अकाउंटिंग बड़ी बेसिकली औखी चीज है। तो कॉस्ट अकाउंटिंग का सिंपल कंसेप्ट यही है कि जो क्लास में पढ़ा है उसको घर जाके आपने क्या करना है, अच्छी तरह से नोट्स बना लें और रिवाइज कर है। वो तो कुछ पढ़ेंगे तो टेस्ट देंगे, नहीं तो टेस्ट देते तो फुल बुटे बना लेंगे। टेस्ट ले लो फिर सुबह में। हाँ, सुबह में पूछागा कितने चैप्टर में। ठीक हो गया नहीं बच्चों? आज क्लास हमारी कितने बजे खत्म होनी है? 2 बजे खत्म होनी है क्या? 2:15? 2:15, 15 मिनट पड़े हमारे पास। अच्छा चलो, एक टॉपिक देख ही लेते हैं, शुरू करते हैं अल्लाह का नाम ले।
वाह, इस बार जो चीखा सुनिए किस टॉपिक की थी? तो अगर डिसीजन मेकिंग का टॉपिक आसान होता और 48 का आया होता तो लोग क्या कर रहे होते? सो चीख रहे होते। आवाज नहीं आई तेरी। सोच ये तो यार, सोचे तो टाइम लग जाता ना पुत्र। अच्छा नहीं बच्चों, ये एक कंसेप्ट है मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट का। ये आपने ऑलरेडी पढ़ा भी हुआ, इसको रिवाइज करते हैं। एक फॉर्मेट इसको अच्छी तरह से समझिएगा। सबसे पहले बच्चों होता क्या है? एक फैक्ट्री होती है, ये होता है रॉ मटेरियल स्टोर। क्या होता है? और ये होता है प्रोडक्शन हॉल। और ये होता है फिनिश गुड स्टोर। यहाँ पे लगा होता है प्लांट। ये बात समझ आ रही है? रॉ मटेरियल सप्लायर से बाय करते हैं तो कहाँ पे आते हैं सबसे पहले? स्टोर में रखा जाता है। फिर जैसे जैसे जरूरत पड़ती है, रॉ मटेरियल यहाँ से इशू करके कहाँ भेजा जाता है? प्रोडक्शन हॉल में। और लेबर भी सीधी कहाँ जाती है? प्रोडक्शन हॉल में। और बिजली भी सबसे ज्यादा कहाँ पे लगती है? प्रोडक्शन हॉल। ये तीन कंपोनेंट, इनको हम तीन एलिमेंट ऑफ कॉस्ट कहते हैं, वो यहाँ पे प्रोडक्शन हॉल में लग रहे होते हैं। फिर उसके बाद जब चीजें तैयार हो जाती हैं, वो कहाँ से निकल के कहाँ जाती हैं? प्रोडक्शन हॉल से निकल के फिनिश गुड स्टोर में जाती है, यहाँ पे पड़ी होती है। फिर ऑर्डर आता है कस्टमर की तरफ से, यहाँ पे ट्रक आते हैं। और ये माल उठा के ट्रकों में लोड किया जाता है। और फिर ये ट्रक चलते हैं एक शहर से दूसरे शहर माल पहुंचा के आते हैं। फिर मैं थले ध्यान है ना, फिर पूछांगा हाँ भाई कितों कितों फंसे हैं। ठीक हो गया जी? ये सारी सिनेरियो समझ आ गया ना आपको? अब इसके ऊपर बच्चों ये मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट तैयार हो रहा है, जरा देखिएगा। सबसे पहले हमने किस चीज को बाय किया? तो सबसे पहले रॉ मटेरियल की बातें होंगी। की बातें होंगी। ये सारा कुछ देखो जरा, ये सारी बातें जो हो रही है किसकी हो रही है? रॉ मटेरियल की हो रही है। अब जरा देखो, रॉ मटेरियल ओपनिंग स्टॉक कितना पड़ा हुआ था? 25। मजीद कितना माल मंगवाया? 1.5 लाख। तो गोदाम में टोटल माल कितना पड़ा हुआ है? 1,75,000। कितना साल के एंड में बाकी बच गया? तो फिर 1,55 का माल किधर गया? वो कहाँ से निकल के कहाँ गया? तो स्टोर से निकल के प्रोडक्शन आगे की तरफ चला गया। क्या ये 1,55 सबको समझ आ गया? मुझे बताओ, ये किसी को समझ आई ये 20 और माइनस क्यों हुआ? देखो पड़ा कितना हुआ था? 1,75 का माल पड़ा हुआ था 1 जनवरी से लेके 31 दिसंबर तक। क्या ये पॉइंट पॉइंट समझ आया? कितना माल पड़ा हुआ था 1 लाख से? 1,75,000 कब से कब तक? 1 जनवरी से लेके 31 दिसंबर की रात को। रात को 12 बजे आपने स्टॉक काउंट किया, कितना बचा हुआ था? बाकी सारा गायब। बाकी सारा वो गायब कहाँ होगा? तो आपको पता चल गया ना कितना गायब हुआ है। और वो गायब हो के कहाँ गया होगा? 1,55,000। यहाँ तक की बात में लगी। फिर वो जब 1,55,000 का माल प्रोडक्शन आपकी तरफ चला गया, तो अगला जो सिनेरियो यहाँ पे होगा, उस माल के ऊपर काम करेगी लेबर। रॉ मटेरियल स्टोर में कोई लेबर काम करती है बच्चों? कोई लेबर नहीं होता। कोई लेबर नहीं होता। सिर्फ वो जब माल उतार के तो जाके गोदाम में रखा, सिर्फ वो काम किया और कोई काम नहीं। समझ लगी? और वो भी मशीनें होती हैं, सीधी जाके गोदाम के अंदर जनाब जाके गाड़ी रुकती है और वहीं से चीजें। तो जैसे आपने देखा होगा बजरी, सीमेंट और ईंटें वगैरह, वो ऐसी ऐसी ट्राली होती है पावरफुल कि वो बटन दबाते हैं, वो ट्राली सीधी ऊपर, सारा माल नीचे 1 सेकंड में। अगर गंदम है तो गंदम भी ऐसे।
ठीक हो गया। तो रॉ मटेरियल को मैनेज करना, लोड करना, अनलोड करना मसला नहीं होता। और बड़े बड़े अगर आपने शॉपिंग मॉल देखे हो, मेट्रो स्टोर देखा हो, कैश एंड कैरी, या इम्तियाज सुपर मार्केट देखी हो, तो वहां पे जो वो इतने बड़े बड़े उन्होंने ढेर लगाए होते हैं, लंबी लंबी कितारें बनी होती हैं। वो इतनी ऊपर जो बक्सा बड़ा होता है उसको उतारना हो तो क्या वो सीढ़ी लेके आते हैं चढ़ने के लिए? नहीं, वो एक गाड़ी होती है। गाड़ी की हाइट ऊपर होती है और नीचे होती है। वो गाड़ी का जो होता है वो सिस्टम, कंटेनर जो होता है जिसको पिक करना है, उसका लोडर जो होता है वो उसको पकड़ता है, पीछे लेके आता है नीचे रख के। नहीं बात लगी? तो इतनी उत्ते जाके बंदा सिर्फ थल्ले ध्यान मारे तो डिग जाए। सामान लाना तो बड़ी दूर की गल है। ठीक है ना? तो ये मशीन है, ये जो अमेजोन का स्टोर है उसमें सारे के सारे क्या है, काम कर रहे हैं। कोई एक बंदा भी नहीं है वहां पे। वो जो अली बाबा, उसका स्टोर अगर आपने देखा हो, उसमें कंप्यूटर काम कर रहे हो, और वो कंप्यूटर इतने कोऑर्डिनेटेड तरीके से काम करते हैं कि आपस में एक दूसरे से टकराते भी नहीं है। रोबोट्स रखे हैं उन्होंने। कौन समझा रहा है? उनकी लेबर कॉस्ट इन्वेंट्री को मैनेज करने के लिए जीरो है। ठीक है जी, बरल। अच्छा, रॉ मटेरियल स्टोर से बच्चों माल इशू होकर कहाँ चला गया? प्रोडक्शन हाल में। वहां पे लेबर अवेलेबल है, लेबर काम करेगी। लेबर को कितनी पेमेंट की साल की? 1 लाख। तो जो लेबर को पेमेंट की है, तो बच्चों इन्वेंट्री में शामिल करेंगे या सैलरी एक्सपेंस के तौर पे प्रॉफिट एंड लॉस में लेके रहेंगे? नहीं, वो इन्वेंट्री में शामिल हो। क्यों? क्योंकि ये वो लेबर है जो क्या कर रही है, इन्वेंट्री में काम कर रही है। चार्टर्ड अकाउंटेंट की कॉस्ट, चार्टर्ड अकाउंटेंट को जो सैलरी दे रहे हैं वो यहाँ पे नहीं आनी, क्योंकि वो इन्वेंट्री पे कोई काम नहीं कर रहा। हो सर उसने इन्वेंट्री देखी भी ना हो। नहीं बात समझ लगी? इन्वेंट्री तैयार हो रही है, वो जनाब कसूर में जाके, चार्टर्ड अकाउंटेंट कसूर जाके काम नहीं करता। वो कहेगा मैं इतने गुलबर्ग में मेन बुलेवर्ड च बहना, जिथे हेड ऑफिस है, मैं कसूर जाके काम नहीं करूंगा। बहुत सारी कंपनियां ऐसी हैं जो 3.5-3 लाख, 4-4 लाख की सैलरी ऑफर करती हैं, लेकिन वो बताती हैं जनाब वो आपको सुंदर इंडस्ट्रियल स्टेट जाके काम करना पड़ेगा, यहाँ से 50 किलोमीटर जाना पड़ेगा और 50 किलोमीटर वापस आना पड़ेगा। कहना भाई थोड़ा बहुत बहुत शुक्रिया, 8 घंटे में नौकरी करा, 1.5 घंटा जांच तो 1.5 घंटा आंच, 11 घंटे की नौकरी होगी। तो मैनू कि नफरत का सवाल नहीं समझ आई? तो फिर इन हालात में अगर किसी कंपनी ने किसी सीए को रखना हो, फिर वहां पे उस सीए के लिए घर बनाते कि भाईजान आप विद फैमिली यहाँ पे शिफ्ट हो, थोड़े आन जान का मसला खत्म। और फिर भी कहना थैंक यू, कहना असं घूमना होए तो कि असं फैक्ट्रियां घूमांगे? नहीं बात समझ लगी? सीए इसलिए किया था कि पिंडा च रहना है, पिंडा तो निकल के आया सी। नहीं बात समझ लगी? बहुत सारी कंपनियां 4-4 लाख, 5-5 लाख सैलरी ऑफर करती हैं, लेकिन लोग नहीं जाते। ठीक है, अरे इतनी दूर यार, मतलब हम नहीं जा सकते वहां। इसलिए आपने नोट किया होगा जितनी भी कंपनियां हैं उनके हेड ऑफिस शहरों में होते हैं। नोट कर लो, जो भी बैंक, जो भी दुनिया की कंपनी आपके दिमाग में आती है ना, उसका कोई भी हेड ऑफिस शहरों में के बाहर नहीं होता, शहरों के अंदर होता। और हेड ऑफिस में ही सीए बैठता। ठीक है, महीने में एक आधा विजिट करवा लेंगे उसको कि ठीक है सर, एक आधा विजिट तो बनता है, आप वो कर लिएगा। अल्लाह अल्लाह खैर से। बरं, 1 लाख रुपया उन मजदूरों को दे दिया बच्चों, कितना खर्चा लग गया? 1,55 का माल, और 1 लाख रुपया दे दिया किसको? लेबर को। ये दोनों इन्वेंट्री की कॉस्ट में शामिल हो गए। टोटल खर्चा कितना हो गया बच्चों? 255। और इसको क्या कहते हैं? ये पढ़ा हुआ है कि नहीं पढ़ा हुआ? इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग में आपने पढ़ा हुआ? कोई नई बात नहीं मैं पढ़ा रहा। उसके बाद फिर फैक्ट्री ओवरहेड। फैक्ट्री ओवरहेड में सबसे पहले क्या आ जाएगा? बिजली का बिल, प्लांट की डेप्रिसिएशन, और फैक्ट्री की डेप्रिसिएशन। ये तीनों खर्चे बच्चों यहाँ पे आ रहे हैं। ऐसे ही है? और बोलो तो सही। देखो सबसे ज्यादा बिजली कहाँ पे लगनी है? प्रोडक्शन आ। सबसे ज्यादा जगह किसने घेरी हुई है? और प्लांट की डेप्रिसिएशन कहाँ पे आनी है? प्रोडक्शन आ। तो सारे खर्चे बच्चों हम एफ में शामिल करेंगे। कितना खर्चा बन गया? 1,62,000। ये 2,55,000 में क्या हो जाएगा? माइनस, ऐड हो जाएगा। तो बच्चों टोटल बिल कितना बन गया आपका? 4,17,000। इसका नाम है मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट या फैक्ट्री कॉस्ट।
इसको टोटल मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट या टोटल फैक्ट्री कॉस्ट भी कहते हैं। ये बात समझ आ गई। अच्छा जी, उसके बाद अगर आपके पास इस प्लांट के अंदर साल के शुरू में कुछ माल पड़ा हुआ था, इस प्लांट के अंदर साल के शुरू में पड़ा हुआ था, देखें ये वाला खर्चा तो वो है जो साल में लगा। ये 4,17,000 का खर्चा कौन सा है? जो इस साल में नया लगा। लेकिन ये 85,000 का माल वो था जो साल के शुरू में प्लांट के अंदर मौजूद था। जो साल के अंदर मौजूद था वो इस प्लांट की इस कॉस्ट के अंदर जमा होगा कि माइनस होगा? क्योंकि माल बढ़ गया ना मजीद। 4,17,000 फ्रेश माल है, 85,000 वाला पुराना माल है, तो दोनों इकट्ठे हो जाएंगे। नहीं समझ रही? ये माल बनता रहा बनता रहा बनता रहा बनता रहा, निकाल के कहाँ बेचते रहे? माल तैयार होता रहा तो कहाँ बेचते रहे बच्चों? फिनिश गुड स्टोर में बेचते रहे। तो साल के अंत में यहाँ पे कुछ ना कुछ बच गया होगा कि नहीं बच गया होगा? जो बच गया होगा वो माइनस करना चाहिए। नहीं समझ रही? जो बच गया होगा वो क्या करना चाहिए? माइनस करना चाहिए। जो बच गया वो 95,000 का माल बच गया, ये यहाँ से माइनस होगा और अगले साल के खर्चों में शामिल जाके जमा हो जाएगा। जैसे ये जमा हो गया, ये जो 85,000 है पिछले साल क्या हुआ होगा? माइनस। इस साल क्यों? क्योंकि इस साल तैयार होकर फिनिश गुड्स में जाना था इसलिए। मेरी बात समझ रही? ठीक है। तो बच्चों कितना माल तैयार होकर यहां से निकला, फिनिश गुड स्टोर में गया? 4,07,000 का माल तैयार होके डब्बों में पैक होके कहाँ चला गया? फिनिश गुड्स स्टोर में चला गया। दिस इज द कॉस्ट ऑफ गुड्स मेड इज ट्रांसफर टू द स्टेटमेंट ऑफ कंप्रिहेंसिव इनकम। ये कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड है। ये क्या है? कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर। यही आपने इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग में पढ़ी थी। अब अगला पॉइंट, आपने चीजें सारा साल कस्टमर को बेची, कितने की बेची? 8 लाख। अब उसमें ओपनिंग फिनिश गुड्स इन्वेंट्री। अब याद रखना कि ऐसा हो सकता है बच्चों इस गोदाम में साल के शुरू में कोई माल बना बनाया पड़ा हो सकता है कि नहीं हो सकता? और साल के एंड पे भी कुछ बच गया हो सकता है। जो साल के शुरू में पड़ा था वो अब तक पड़ा होगा, वो तो सेल हो चुका होगा। और जो अब पड़ा है ये सेल हो चुका है? नहीं, ये तो अगले साल सेल होना। पॉइंट समझ आया कि नहीं आया? तो बच्चों जो साल के शुरू में पड़ा था वो सेल हो चुका होगा कि नहीं हो चुका होगा? और ताजा माल कितना बनाया हमने? तो टोटल कितना माल हमारे पास पड़ा हुआ था? इस वक्त कितना बचा हुआ है? 40,000 का बचा हुआ है। तो बच्चों इसका मतलब ये हुआ कितना माल ऐसा था जो हमने ड्यूरिंग द ईयर सेल कर दिया? 4 लाख। ये पॉइंट समझ आया कि ओपनिंग स्टॉक जमा क्यों हुआ, कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर जमा क्यों हुई, क्लोजिंग स्टॉक माइनस क्यों हुआ? अगर नहीं समझ आई तो पूछ लो। समझ रही है? ओपनिंग स्टॉक और कॉस्ट ऑफ गुड्स मेड जो कि यहाँ पे लिखी हुई है, ये जमा क्यों है? ये बात समझ आई? अच्छा सवाल मेरा आपसे ये है, यहाँ पे ओपनिंग स्टॉक आएगा रॉ मटेरियल का आएगा? क्या रॉ मटेरियल का ओपनिंग स्टॉक हम ऑलरेडी ले चुके हैं? किसके अंदर? इस 4,07,000 के अंदर, इस 4,07,000 के अंदर है कि नहीं है? किसके अंदर बताओ जरा? रॉ मटेरियल का ओपनिंग स्टॉक है, क्लोजिंग स्टॉक माइनस हो चुका है इसमें से। वर्क इन प्रोसेस का ओपनिंग स्टॉक इसके अंदर है, क्लोजिंग स्टॉक माइनस हो चुका है। तो यहाँ पे फिर जो स्टॉक आना है वो कौन सा होना है? वो फिनिश गुड का होना है। ओपनिंग स्टॉक सॉरी रॉ मटेरियल का और वर्क इन प्रोसेस का उसमें एडजस्ट हो चुका है, वो दोबारा नहीं आ सकता। तो अगर आपसे कोई पूछ ले कि बताओ इनकम स्टेटमेंट में कौन सा ओपनिंग स्टॉक आता है? फिनिश गुड्स का आता है। को पूछेगा भाईजान स्टॉक तो 3 तरह का होता है, रॉ मटेरियल, वर्क इन प्रोसेस और फिनिश गुड्स, इसमें सिर्फ फिनिश गुड्स क्यों आता है? बाकी रॉ मटेरियल वर्क इन प्रोसेस किधर गया? हम कहेंगे जो कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड की वर्किंग की है ना उसमें वो 2 स्टॉक आ चुके हैं। तो यहाँ पे सिर्फ तीसरा ही बचता है। तो कौन सा बचता है? फिनिश गुड्स। तो फिनिश गुड का ओपनिंग स्टॉक और क्लोजिंग स्टॉक कॉस्ट इनकम स्टेटमेंट में आता है, और रॉ मटेरियल वर्क इन प्रोसेस का ओपनिंग स्टॉक क्लोजिंग स्टॉक कहाँ आता है? मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट में आता है। डाइजेस्टेड? तो नहीं बात समझ आई? अच्छा जी। तो बच्चों फाइनल फिगर क्या आ गई? 4,17,000। तो ग्रॉस प्रॉफिट बच्चों कितना आ गया? 3,83,000। फिर ये एडमन के और सेलिंग और डिस्ट्रीब्यूशन के खर्चे वो हैं जो हेड ऑफिस में हो रहे हैं। चार्टर्ड अकाउंटेंट की सैलरी यहाँ पे कहीं पे लिखी होगी। चार्टर्ड अकाउंटेंट फैक्ट्री में नहीं बैठा होता। ये 4,17,000 खर्चा कौन सा बच्चों? ये फैक्ट्री का खर्चा है। किसका खर्चा है?
फैक्ट्री का। चार्टर्ड अकाउंटेंट फैक्ट्री में नहीं बैठा हुआ, लिहाजा उसका खर्चा ऊपर नहीं आएगा, वो बैठा हुआ हेड ऑफिस में, तो हेड ऑफिस में आने वाले खर्चे ग्रॉस प्रॉफिट के नीचे होते हैं। यहाँ तक की बात सुन लगी। तो एडमिन एक्सपेंसिस में चार्टर्ड अकाउंट की सैलरी भी आ रही होगी, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंस भी आ रहे होंगे, तो टोटल बच्चों खर्चा हेड ऑफिस का कितना आ गया? 180। वो 383 में से 180 माइनस करेंगे तो टोटल प्रॉफिट कितना आ गया? 2,03,000। कंजम्पशन। अच्छा जी, कॉस्ट क्लासिफिकेशन बाय बिहेवियर। अभी अभी हमने कुछ बातें की हैं, उनको थोड़ा सा रिवाइज करते हैं बच्चों। हमने क्यूएम के अंदर भी पढ़ा था, इंट्रो के अंदर भी पढ़ा था, FR1 के अंदर भी पढ़ा था, आज दोबारा पढ़ते हैं। कॉस्ट दो तरह की होती है। कौन कौन सी? एक फिक्स और एक variable। ये बिहेवियर के पॉइंट ऑफ व्यू से, बिहेवियर से मुराद ये है कि प्रोडक्शन की वजह से ऊपर नीचे जो कॉस्ट होती है उसको क्या कहते हैं? कॉस्ट क्लासिफिकेशन बाय बिहेवियर। जो प्रोडक्शन के हिसाब से अपना बिहेवियर चेंज कर ले। पॉइंट समझ आ गया? मतलब फिक्स कॉस्ट, फिक्स कॉस्ट वो कॉस्ट होती है बच्चों, प्रोडक्शन ज्यादा करो या कम करो इसने कभी नहीं चेंज होना। अब आपके दिमाग में सवाल होना चाहिए, अगर तो आपके दिमाग में कीड़ा है तो सवाल होना चाहिए यहाँ पे, तो सर ये चेंज तो होती है, ऐसे ना कि सर होती है चेंज, होती है ना? सोचे, फिक्स कॉस्ट भी चेंज होती है। एग्जांपल लेता हूं मैं आपको। डेप्रिसिएशन कौन सी कॉस्ट है? फिक्स कॉस्ट के वेरिएबल कॉस्ट? यही चवल की उम्मीद थी मुझे आपसे, यही चवल की उम्मीद थी बच्चों। डेप्रिसिएशन इज ए फिक्स कॉस्ट। कौन सी कॉस्ट है? स्ट्रेट वाले मेथड वाली भी फिक्स है, रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड वाली भी फिक्स है, सम ऑफ डिजिट मेथड वाली भी फिक्स है। लेकिन स्ट्रेट लाइन वाली सेम है, रिड्यूसिंग बैलेंस और सम ऑफ डिजिट बैलेंस वाली सेम नहीं है। नहीं समझ आई? नहीं समझ आई? याद करो, पहले साल में रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड की डेप्रिसिएशन ज्यादा होती है, अगले साल कम, उस अगले साल भी कम, उस अगले साल भी। इस तरह से सम ऑफ डिजिट मेथड की डेप्रिसिएशन भी सबसे पहले साल ज्यादा, फिर कम, फिर कम, फिर कम। लेकिन स्ट्रेट लाइन हो, रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड हो और सम ऑफ डिजिट मेथड हो, ये तीनों की तीनों फिक्स कॉस्ट। क्यों? क्योंकि बच्चों इन तीनों में जो कॉस्ट आ रही है उसका ताल्लुक प्रोडक्शन के साथ नहीं, इसके साथ नहीं है। सोचो जरा एक मिनट के लिए, रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड में जो डेप्रिसिएशन दूसरे साल आती है तो प्रोडक्शन की वजह से कम हो रही है? नहीं। सम ऑफ डिजिट मेथड में जो दूसरा डेप्रिसिएशन आ रही है वो यूनिट्स की वजह से कम हो रही है? नहीं। तो जो चीज यूनिट की वजह से चेंज होती है ना उसको हम कहते हैं वेरिएबल कॉस्ट। जो यूनिट की वजह से चेंज ना हो उसको क्या कहते हैं? फिक्स कॉस्ट। चाहे वो चेंज हो रही है लेकिन यूनिट की वजह से नहीं हो रही। नहीं समझ आई? मैं एक और एग्जांपल देता हूँ। रेंट आप पे करते हो हॉस्टल में, फिक्स है कि वेरिएबल है? फिक्स है, लेकिन अगले साल रेंट बढ़ नहीं गया। साल गुजरने के बाद हॉस्टल का रेंट क्या हुआ है? बढ़ गया ना? तो फिर फिक्स तो ना हुआ भाई। फिक्स होना और कांस्टेंट होना, इन दोनों में फर्क है। मैं आपसे एक चीज फिक्स कॉस्ट पढ़ा रहा हूँ, कांस्टेंट कॉस्ट नहीं पढ़ा रहा। नहीं बात सुन, नहीं समझ है? हाँ बिल्कुल सेम रहेगा, बिल्कुल। लेकिन समझ में ऐसा हो भी सकता है वो 6 महीने बाद ही के भाईजान रेंट चेंज हो गया। नहीं समझ आई? हो सकता है ना कि यार देखो, कॉन्ट्रैक्ट तो मेरा यकम जनवरी से चल रहा है, मैं हर दिसंबर के दिसंबर रेंट चेंज करता हूँ। अब आप आए हैं जुलाई में, तो मैं आपके लिए जुलाई में जाके थोड़ी चेंज करूंगा, मैंने सारे हाउस के तमाम बच्चों के लिए यकम जनवरी को चेंज करना। तो आप कहेंगे यार मेरा क्या कसूर है, वो भी कहेगा यार मेरा क्या कसूर है। अब आप जुलाई में आए हो तो मैं क्या कर सकता हूँ? मैंने यकम जनवरी को सबका रेंट बढ़ाना है, क्योंकि मैं इतना दिमाग नहीं रखता कि हर किसी के 12-12 महीने कैलकुलेट करता फिर। यकम जनवरी को तमाम कमरों का रेंट सेम। पॉइंट समझ आ गया कि नहीं आ गया? अब आप सितंबर में आए, जुलाई में आए, अगस्त में आए, वो कहेगा भाईजान मैं मजबूर हूँ, मैं मुझे ना ज्यादा हिसाब किताब नहीं आता। आप कहेंगे तेरा हिसाब किताब मैं कर रहा हूँ। उन्होंने कहा भाई तू रेंट दे दे, हिसाब किताब मैं कर लूंगा, जरा काम करने ला तू वो कर।
ठीक हो गया ना, जरूरी नहीं है बहरहाल। चलो मैं इसके एक और एग्जांपल देता हूँ आपको। बिजली का बिल है। बिजली का बिल में बच्चों टेलीविजन की फीस आती है। टेलीविजन भावे कार है भावे नहीं है, आती है ना। ये क्या है? फिक्स कॉस्ट, ऐसी है। लेकिन अभी तो ये भी उन्होंने कंसेप्ट निकालेगा, अगर सिंगल फेज मीटर है तो आप भाईजान टेलीविजन फीस इतनी होगी, और अगर थ्री फेज मीटर है तो फीस इतनी होगी। वो जो सिंगल फेज है या थ्री फेज है उसका ताल्लुक नंबर ऑफ यूनिट्स, जो बिजली का यूनिट है वो कंज्यूम करने के साथ नहीं है। पॉइंट समझ आ गया कि नहीं आप? तो फिक्स कॉस्ट भी चेंज हो रही है, लेकिन वो नंबर ऑफ यूनिट की वजह से चेंज नहीं हो रही जो आपने कंज्यूम की है। ठीक है, समझ आ गई बात? तो वो भी चेंज हो सकती है, पर फिक्स कॉस्ट वो कॉस्ट होती है जो प्रोडक्शन की वजह से चेंज ना हो, वैसे चेंज होती रहे लेकिन वो प्रोडक्शन की वजह से चेंज, उसको कहते हैं फिक्स कॉस्ट। वक्त गुजरने से चेंज हो रहा है, कोई मसला नहीं है, लेकिन किस की वजह से चेंज ना हो, प्रोडक्शन की वजह से चेंज ना हो, उसको क्या कहते हैं? फिक्स कॉस्ट। ये बात याद रहेगी। नहीं समझे? नहीं समझे? मतलब ये नया कट्टा खुल सकता है कि सर रिड्यूसिंग माइनस मेथड में तो कॉस्ट कम होती है, आप कहते चेंज ना हो। तो मैं जो बात कर रहा हूँ वो समझ आ गई है कि वो चेंज किसकी वजह से ना, वजह याद रखनी है आपने, किसकी वजह से ना हो? प्रोडक्शन, प्रोडक्शन ऊपर हो नीचे हो वो कॉस्ट चेंज। वक्त गुजरने के साथ कॉस्ट कम होती जा रही है, लेकिन वो कॉस्ट जो कम हो रही है वो वक्त की वजह से हो रही है, प्रोडक्शन की वजह से। रिड्यूसिंग माइनस मेथड की कॉस्ट कम हुई है, किस वजह से हुई है? टाइम की वजह से हुई है, प्रोडक्शन की वजह से। मतलब फर्ज करें दूसरा एक भी यूनिट आपने नहीं बनाया, एक भी यूनिट आपने नहीं बनाया, तो क्या डेप्रिसिएशन चार्ज नहीं होगी? डेप्रिसिएशन तो चार्ज होगी। आपने मोबाइल परचेज किया, डब्बा पैक, डब्बा खोले नहीं, तिजोरी में रख दिया डब्बा साल पूरा, तो क्या मोबाइल की कीमत नहीं गिरेगी? आपने तो मोबाइल इस्तेमाल ही नहीं किया। और सिम डालना तो बड़ी दूर की बात है, आपने डब्बा भी नहीं खोला, मोबाइल लेके सारा साल आपने रख दिया तिजोरी में, तो क्या मोबाइल की कीमत वही होगी जो साल पहले थी? नहीं, उसकी वारंटी एक्सपायर हो चुकी है। ठीक हो गया? मोबाइल यूज नहीं किया, फिर भी उसकी कीमत क्या हो गई? कम हो गई। तो फिक्स कॉस्ट और आइटम ऑफ कॉस्ट दैट रिमेन द सेम इन टोटल ड्यूरिंग अ टाइम पीरियड नो मैटर हाउ मेनी यूनिट्स आर प्रोड्यूस्ड। ठीक है जी बच्चों, चलो जी आज के लिए इतना ही काफी है, कल इंशाल्लाह से आगे कंटिन्यू करें। हाँ जी, ऑनलाइन स्टूडेंट्स मुझे बता दें। हाँ जी, ऑनलाइन स्टूडेंट्स मुझे बता दें। सर बुक कौन सी लानी? बुक आपको अभी व्हाट्सएप पे मिल जाएगी। आई कैप की ना ले? नहीं नहीं। तो बनती भी ना है। यार आई कैप की बुक भी आपने प्रिंट करवानी है, ये भी करवानी है, तो ये करवा लें। ये वाली हाँ। हाँ जी, ऑनलाइन स्टूडेंट्स मुझे बता दें, जो आपने पढ़ा वो समझ आ गया। ऑनलाइन स्टूडेंट्स मुझे बता दें, अहमद, मरियम, साइमा, साइम, जैन, जमान, जो आज पढ़ा हमने वो समझ आ गया आपको?
हाँ जी बच्चों बता दो, सबको समझ आ गया।